भाई हम भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 16 डिपार्टमेंट थे जो उनके एनरिच्ड थे, उन सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे किया। इंडस्ट्रिया का जो डिपार्टमेंट है उसके उसको नोडल ऑफिसर बना दिया गया। अब ये बात वहां से आई कि पहले इन्होंने इसके साथ के साथ बिल भी बनाए, जैसा लाल सिंह जी कह रहे थे ट्रांसफॉर्मिंग है। अब हम जो यहाँ बेटे बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मिंग किसके फेवर में ट्रांसफॉर्मिंग है। ये कोई भी चीज बदल रही है, ये तो हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ नया हो रहा है, क्योंकि एक आइडियोलॉजी के लोग गए हैं, दूसरे आइडियोलॉजी के लोग इसमें आए हैं। तो वो आए हैं तो वो किसको कहा, किस लोगों के लिए ये बात हो रही है। तो एक तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि भारत के 12 पोर्ट हैं बड़े बड़े। उन 12 पोर्ट में से 7 पोर्ट एक व्यक्ति के पास में पीपीपी योजना में उसको दे दिए गए हैं। उसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत उसको ठेका समझो, मोनेटाइजेशन समझो, या यूं समझो के जिसको बेचना भी कहते हैं। तो 12 में से 7 पोर्ट उनके पास में है। बाकी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के तहत और उस तरीके से नेविगेशन के लिए रखने पड़ते हैं, तो समुद्र तट का 7,500 किलोमीटर का जो एरिया है वो लगभग उसका पार्ट जो है या तो फौज के पास है, नेवी के पास में है, या अडानी के पास में है। अब उस पोर्ट को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जोड़ा गया है वो रेलवे के अंदर किसान रेल के नाम से ये जोड़ा गया। 100 किसान रेलों की पर घोषणा की गई, और ये फ्रंटियर रेल के तहत डबल रेल चलेगी, एक जाएगी एक आएगी, मालगाड़ी के सिवाय उस पर कोई साधन नहीं चलेगा, और वो जाके पोर्ट को मिलाएगी। दूसरा, इन्होंने जितनी नदियां थी उन नदियों में जो पानी था उसकी पानी को इनलैंड वेसल्स जो नदियां थी उनको ला करके और ड्राई और वेट पोर्ट बना करके और इनके अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया गया कि भाई मतलब जल के अंदर जो जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, रेल से हो गया, वो भी जाकर के समुद्र तट पे जाके मिलता है। दूसरा, इन्होंने उड़ान नाम से एक योजना लागू की, जो जो पेरिशेबल आइटम है उन आइटम्स को लेकर के तुरंत प्रभाव से जाकर के पोर्ट पे पहुंचा दिया जाए और वहां पे हो जाए, या जिस जगह भी बीच में जहां डिमांड हो बीच में उसको भी रोका जा सकता है। बीच में 100% माल मान लो पोर्ट पे तो वही जाएगा जो एक्सपोर्ट है, लेकिन ये वहां पहुंच जाए। अब बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेशनल हाईवे और दूसरे तीसरे, उन इंफ्रास्ट्रक्चर के सिवाय मेन इंडस्ट्री के फायदे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का ये मॉडल है, मोटा मोटा मॉडल। और लगभग इनके कानून भी बना दिए इन्होंने, और करीब करीब तय भी हो गया। किसान अपने वहां बैठे हैं, इनको अभी इस बात का पता नहीं हो पा रहा है कि भाई जो कानून लागू करना था वो लगभग इनडायरेक्टली लागू हो चुका है जहां भी एक्सपोर्ट। अब इन्होंने जो बातें, हमने आज का टॉपिक इस बात पे लिया था कि भाई ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये खेती को क्या फायदा करेगा, यानी जमीनें छीनी जाएगी, उसके ऊपर ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। किसान को क्या फायदा होगा कि किसान का माल एक्सपोर्ट के लिए, जैसा सरकार ने कहा कि इनका माल वहां पहुंचेगा, एक्सपोर्ट में उनको फायदा मिलेगा, या डिमांड और सप्लाई चेन जो है वो सप्लाई चेन को मेंटेन रखने के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा काम आएगा ताकि किसान को उसका फायदा मिल जाए। अब उसके बाद में ये उड़ान वाली योजना आई, तो उसमें भी ये था कि पेरिशेबल आइटम, जो भी जल्दी खत्म होने वाले फ्रूट वगैरह जो आइटम है उनको तुरंत प्रभाव से कहीं अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचा दिया जाए। ये सारा ढांचा लगभग तैयार है, 16 डिपार्टमेंट लग चुके हैं, बजट भी, बहुत बड़ा बजट भी अलॉट हो चुका है, और काम भी वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके कानून भी पूरे बन चुके हैं। अब इन सब के बीच में खेती कहाँ खड़ी है, किसान कहाँ खड़ा है, और मजदूर कहाँ खड़ा है। मजदूर के मामले में जो है वो बात ये हुई कि भाई बहुत लाखों रोजगार इनको मिल जाएंगे जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होगा, और कंस्ट्रक्शन के बाद में उसमें अपॉइंटमेंट होंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला है। तो दो बातें अपने सामने खड़ी है। एक बात तो ये खड़ी है कि भाई पब्लिक सर्विस जितनी भी है, यानी जब प्राइवेट सेटअप हो गया तो प्राइवेट के पास भी लगना है किसी भी, तो हमारी जो फौज जिसको भी एजुकेशन मिल रहा है वो प्राइवेट सेक्टर की अब नौकर बनेगी। ये इंडिया का ट्रांसफॉर्मिंग है।
पूरा का पूरा इंडिया इस बात पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि पब्लिक सेक्टर जॉब जो है जीरो हो गए। पब्लिक सेक्टर में भी इनको जो चाहिए वो जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबो के लिए इन्होंने अपनी मर्जी के लेटरल भर्ती कर दी, चॉइस से, जिनका इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं, और इन्होंने सीईओ जो है कंपनियों को उनको ला करके लगा दिया। तो एक व्यवस्था तो ये हो गई। अब आपका दूसरे जो जॉब है, तो मेरी आज वो जुड़ नहीं पाए, पता नहीं कारण क्या रहा नहीं रहा। बाकी अनिल जी जुड़ने थे, रूपचंद जी जुड़ने थे, और बाकी 5-4 साथी जुड़ने थे, लेकिन मेरी उनसे बात हुई और हमारे सवाल जो उनके सामने रखे गए उनके उत्तर लगभग उन्होंने मेरे से डिस्कशन हो चुके थे। तो मैं इसको ज्यादा उस हिसाब से आपको शेयर करूंगा जब संख्या कम है तो। और लाल सिंह जी, आप इसको बड़े ध्यान से उस बात को सुनना। रूपचंद जी से मेरी बात हुई, उस बात पे ये बात आई थी, तो मैंने उनको लेबर का टॉपिक दिया था कि भाई ये हमारी बेरोजगारी कैसे मिटाएगी, सरकार कह रही है ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होंगे। तो उनका सोच ये था कि बेरोजगारी आईटी सेक्टर के या टॉप के जो है वो लोग तो उससे जुड़ जाएंगे, उनको तो जॉब मिल जाएगा। लेकिन जो नीचे की लेबर क्लास है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक ही सीमित रहेगी, यानी कोई रोड बन रही है या कोई पोर्ट बन रहा है या उसकी अप्रोच बन रही है, तो वो जो है वो मजदूर टाइप के लोग हैं, वो मशीनरी के साथ अटैच पार्ट हो जाएंगे या वैसे हो जाएंगे, तो दो हाथ को काम वहां उनको मिलेगा, और काम पूरा होने के बाद में वो जो भी लेबर है वो फ्री हो जाएगी और उसके हिसाब से दूसरा चला जाएगा। अब रूपचंद जी आप जुड़ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हमारा टॉपिक इस बात पे अभी चल रहा था, मैं आप ही की बात कह रहा था कि जो ये गति शक्ति के नाम से ये जो मास्टर प्लान इंडिया में लॉन्च हुआ है, यानी पूरे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का, लाल सिंह जी यही कह रहे हैं कि हमारा इंडिया पूरा ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है। हम इस बात पे फोकस है कि ट्रांसफॉर्मिंग किसके फेवर में हो रहा है, किस किस को फायदा होगा, और वाकई क्या एक इस तरह का कोई हवाई किला तो नहीं है कहीं हम इसको सोच रहे हो, क्या इतना वाकई बजट है क्या, 100 लाख करोड़ का बजट भी तो है कि नहीं है। तो वो एक सेकेंडरी चीज है, हम मानते हैं कि बजट है, लेकिन हम बजट के साथ में ये देखें कि ये मॉडल जो है ये आ रहा है जो है, तो उसमें आप 5-7 मिनट देकर के अपनी बात को रखो, फिर मैं इसमें अपने क्वेश्चन खड़े करूंगा, आप उसको जवाब में जोड़ेंगे। रूपचंद जी आप माइक ऑन करो और जोड़ो। सब साथियों को नमस्कार। मैं इस बात पर 2-3 बातें जो मैं आपसे कहूंगा कि हम जो दक्षिण एशिया के लोग हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑन दी होल इतनी पुअर है कि मैं 3-4 एग्जाम्पल देता हूं कि जो इंडिया के वामपंथी रहे हैं उन्होंने चीन का मॉडल, रूस का मॉडल एज इट क्लोन कॉपी लाया और भारत की सभ्यता के मुताबिक भारत की संस्कृति को अनफिट रहा। एक बात। दूसरे साथी वो हिटलर और मुसोलिनी से लाए और उन्होंने यहां पर आकर अपना मॉडल ला गया, वो भी अनफिट रहा। अब एक एग्जाम्पल और है जो आज करंट सिचुएशन चल रही है। एक स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट था, जो न्यूयॉर्क के मेयर का एक थीसिस है जो उसने अखबार में पब्लिश कराया था, और हमने वहां से उठा करके स्मार्ट सिटी वाला कह रहा हूं एक एग्जाम्पल, उसकी क्लोन कॉपी हमने जहां फिट कर दी और हम स्मार्ट सिटी स्मार्ट। इसलिए जब हम बाहर से क्लोन कॉपी लगा करके उसको बगैर अपना माइंड अप्लाई किए और इंडिया की ऑब्जेक्टिव कंडीशन देखे बगैर उसको जब हम लागू करते हैं तो सिचुएशन जो है वो दिवाली का पान साबित होती है, आइडियोलॉजिकली, विचार के तौर पर, ग्राउंड पर और नेशन एंगल से। अब ये जो नीति है NITI, इसका साफ मतलब है कि नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि इंडिया को आपने ट्रांसफॉर्म करना है। कहां से कहां करना है, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसमें यह हो सकता है आप उसमें भिन्न हो कि भारत एक सभ्यता है पुरानी, और जो ग्रीक की सभ्यता के मुकाबले सिंधु सभ्यता और हड़प्पा मंजूदारा सब चलती आई, ये एक समाज है और समाज की बनावट को हमने ट्रांसफॉर्म करना है मंडी की बनावट, इसको मार्केट बना देंगे और
समाज में तो होते हैं, पूंजीपति भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, मध्यम वर्ग भी है, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब वहां समाज में हर किस्म के लोग, हर किस्म की धारा चलती है और वो एडजस्टेबल होती है। मगर मंडी में आपको सिर्फ तीन कैटेगरी मिलेगी, चार। एक कैटेगरी मिलेगी आपको कंज्यूमर, एक कैटेगरी मिलेगी आपको उत्पादक, एक मिलेगी बीच में ट्रेडर, और एक मिलेंगे उसमें दलाल। चाहे वो राजनीतिक दलाल हो, चाहे वो आर्थिक दलाल हो, चाहे वो कार्तिक दलाल कल्चरल दलाल हो। ये मंडी की प्रोडक्शन। अब ट्रांसफार्म किसमें करना है, ये साफ दर्शाता है कि ये जो सारा प्लान जो है, ये जहां पर अमेरिकन मॉडल जो है वो लागू करेंगे, जिसमें हर चीज जो है वो, जिसको हम निजीकरण कह रहे हैं, निजीकरण मैं वैसे बोलता हूँ कारपोरेटाइजेशन। तो कारपोरेटाइजेशन का फार्मूला जो वाशिंगटन कंसेंसस में अमेरिका की IMF और वर्ल्ड बैंक ने पास किया था, उसमें कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। उसको हम ये समझते हैं कि एक्चुअली मिनिमम गवर्नमेंट है और मैक्सिमम कारपोरेटाइजेशन। अब ये कारपोरेटाइजेशन के एंगल से जो PP का फार्मूला कुछ भी करो, हम हमारा ऑन दी होल जो है कि भारत के नेचुरल सोर्सेज को और ह्यूमन सोर्सेज को हमने प्लेट में डाल करके इनको जल्दी से जल्दी कंपनियों के सामने रखना है, ताकि कंपनियां इसको एक्सप्लॉइट करें। और अफ्रीका की तरह जो एक्सप्लॉइट हो जाएंगी निचोड़ के, तो जैसे अफ्रीका एक नंग तरह का कंट्री पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, ना तो नेचुरल सोर्सेज है वहां पर, ह्यूमन सोर्सेज हैं वो इतने बैकवर्ड रखे हैं कि हद से ज्यादा। वो तो आप सिचुएशन देख ही सकते हैं। और जो अपने स्टेटमेंट आया अभी अपने होम मिनिस्टर का कि अनपढ़, इलिटरेसी, वो भारत पर, देश पर बोझ है, इसका मतलब ये हो गया। और अनपढ़ता जो है वो रिलेटेड टर्म है। जैसे हनुमान जी, आप गूगल के जो उसका मुकाबले में आप अनपढ़ हैं, हम आपके मुकाबले में अनपढ़ हैं, और मेरे मुकाबले में जो बेचारा गांव कर रहा है वो अनपढ़ है। कि कौन से पैमाने से इलिटरेसी को मापा जाए, किसको बर्डन समझा जाए, किसको बर्डन को कम किया जाए, ये सारी स्टेटमेंट, सारी बातें बताती हैं कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां से हर चीज का कारपोरेटेशन करके और लोगों को इतना असहाय बना देंगे, जिसकी एग्जांपल मैं देना चाहता। और ये एक नया फार्मूला है जिसमें जितना पैसा लाएगा वो सारे का सारा कारपोरेशन के वाले कर दिया जाएगा। ये एक नया फार्मूला है कि जल्दी से जल्दी इसको कारपोरेशन के वाले कर दिया जाए। ये गति शक्ति, ये न्यू प्लान ऑफ कारपोरेटेशन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रूपचंद जी, आपने ये अपनी आइडियाज दिए। अब मेघ सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेघ सिंह जी, अब इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है और होके रहेगा, ये भी हमने जांच लिया। जिस दिशा में, जिस गति से चल रहा है, बजट का टोटल डायवर्शन ट्रांसफॉर्मिंग के लिए लग रहा है कि एक बहुत बड़ी फौज पीछे खड़ी है, पब्लिक की, ह्यूमन रिसोर्स की, जो बिल्कुल कचरा भी टाइप है, बिल्कुल अनपढ़ भी है, काम है, लेबर है, दूसरे हैं, एक IT और वो ऊपर का भी कुछ है। हमें कहीं इस पूरे के अंदर कहीं किरण नजर ढूंढनी है आपको। आप एक एनर्जेटिक बात करते हैं हमेशा, और एक दिशा ऐसी देते हैं जिससे अंदर हम हताश नहीं होकर के हमें एक ऐसी प्रेरणा मिलती है, जिस प्रेरणा से हम ये इस बात के लिए बढ़ते हैं कि जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, होगा, तो उसको हम रो पीट के नहीं जिंदा रह सकते। हमें कुछ ट्रांसफॉर्म के साथ अटैच होना पड़ेगा, उसका पार्ट एंड पार्सल, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। उस पार्ट एंड पार्सल के और इकोनॉमिक थ्योरी का मैं थोड़ा सा वर्णन कर दूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, इसका जो मोदी का सर्वे आया था, उसने ये कह दिया कि आपको ये इनविजिबल हैंड होंगे मार्केट में, और वेल्थ क्रिएट की थ्योरी होगी। डिमांड सप्लाई सेकंड होगा, वेल्थ क्रिएट की, यानी वेल्थ यदि क्रिएट होगा तो स्वाभाविक है कि वो नीचे तक पेनिट्रेट होगा, और वो जो भी लोग नीचे बैठे हैं उनके पास भी थोड़ा ना थोड़ा पेनिट्रेशन से कुछ पैसा आएगा। अब वेल्थ क्रिएट के लिए इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ट्रांसफॉर्मिंग कर दिया,
इंफ्रास्ट्रक्चर की पाइपलाइन खड़ी करने का अपना ढांचा खड़ा कर दिया। और जितना भी सोर्स है, जितने भी कानून है, चाहे कंपनी लॉ है, चाहे कोई कोई भी कानून है, चाहे फार्मर के कानून है, तो टोटल प्रो इंडस्ट्री और उस लाइन में कर दिया। अब इसके अंदर 5-4 लोग बीच में खड़े हैं। खेती कहाँ खड़ी है, उसके अंदर किसान कहाँ खड़ा है, वो उसके अंदर मजदूर कहाँ खड़ा है, ये भी ढूंढना है। और मजदूर की भूमि जो नहीं, किसान की भूमि का अधिकरण होकर के ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, इसके अंदर कोई किरण आप दिखा सकें, कोई ऐसी दिशा दे सकें कि साहब ये है। और हमारे साथ यूके से जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम शेयर करेंगे बाहर के कोई एक्सपीरियंस की बात आएगी। तो इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये लाल सिंह जी ने कह दिया। हम लाल सिंह जी की बोलेंगे ट्रांसफॉर्म के फेर में। तो मेघ सिंह जी, आप इसमें कोई आशा की किरण ढूंढो और हमें बताओ कि यहाँ बढ़ो भाई, अब कोई मामला इधर बढ़ चुका है। तो मेघ सिंह जी। भाई जी नमस्कार। इसमें भाई जी 2 पॉइंट है पहले जो आपने उठाए। मान साहब, मान साहब, मान साहब, मान साहब, आपके माइक, मान साहब आवाज बंद करिए। मान साहब, मान साहब, जय दयाल सिंह जी मान। मान साहब, आप माइक माइक करिए प्लीज। हाँ जी सर। हाँ चलो बोलिए। तो इसमें जो पहली चीज है वेल्थ क्रिएशन की, ये थ्योरी पुरानी है और इसका प्रैक्टिकल 1950 के बाद से यूरोप ने किया, अमेरिका ने किया, जापान ने किया और वेल्थ क्रिएशन हुई भी है। वो देश हमारे से अमीर हैं और इसी का एक दूसरा थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप चीन ने भी किया। चीन का अलग स्टोरी है वैसे। चीन ने वेस्ट की तरह वेल्थ क्रिएट नहीं की। चीन ने अपने किसानों का और अपने संसाधनों का निचोड़ करके वेल्थ क्रिएट की है। पर अभी वो लोग कॉपी करके या कैसे भी करके आगे निकल रहे हैं टेक्नोलॉजी में और उसमें। पर ये जो वेल्थ क्रिएशन है, ये सिर्फ होता कब है, सवाल ये है। हम फॉलो तो कर रहे हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपकी सोसाइटी बहुत ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल होनी चाहिए। जस्ट मीन्स डेड ऑनेस्ट, ईमानदार, और इक्विटेबल मतलब जो बराबरी की कोशिश करे। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी थी बहुत बड़ी टेलीकॉम की, एटी बेल लैब, अमेरिका में। उस कंपनी का एक अधिकार हो गया, तो उसकी वजह से जो दूसरी कंपनियां थी उनको पनपने में दिक्कत हो रही थी अमेरिका में। तो अमेरिका में उन लोगों ने उस कंपनी के 7 टुकड़े करके, छोटे छोटे 7, मतलब अभी बेबी बेल बोलते हैं उनको, 7 टुकड़े करके, और उसका डोमिनेंस खत्म कर दिया कि भाई तुम भी दूसरों की तरफ हो जाओ, ताकि सब लोग बढ़े, सब लोग इक्विटेबल हों, सबको बराबरी का हक हो, तरक्की हो सके उस तरह की, दूसरों की भी, है ना। माइक्रोसॉफ्ट को भी उन्होंने मुकदमा कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट बच गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने जब नेटस्केप नेविगेटर कंपनी थी उसके खिलाफ, जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ब्राउजर फ्री देना शुरू कर दिया था एमएस ऑफिस के साथ, तो मुकदमा हो गया था उसके खिलाफ कि जी हम तो सिर्फ ब्राउजर बनाते हैं और ये 2 चीज बनाते हैं, तो ये अपनी एक चीज के साथ दूसरी चीज फ्री दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्केट खराब होता है, हम अनकम्पिटेटिव हो जाते हैं। तो उनकी सरकार ने उसको रोक दिया कि नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है, आप अपने पावरफुल होने के कारण दूसरे को मार दे रहे हो। तो ये जब वेल्थ क्रिएशन की थ्योरी होती है, तो वेल्थ क्रिएशन में सोसाइटी का इक्विटेबल या जस्ट होना जरूरी होता है, और ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए कि वो इसको इंश्योर करे। भारत में समस्या ये है कि भारत में वैसा सिस्टम नहीं है। हम उल्टा मोनोपोली को इस हद तक बढ़ा रहे हैं कि पिछले साल 1002 करोड़ रुपए पर डे की आमदनी है अडानी की, जो सरकार ने घोषित करी है। सरकारी आंकड़े हैं, इसमें कोई मतलब बनाने की या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अखबारों में भी आया है। तो हम इक्विटेबल सोसाइटी नहीं है। तो हम, या तो हमारा पुराना सिस्टम रहता, ये हम नया सिस्टम कॉपी कर रहे हैं, तो नए सिस्टम में उनके रूल भी कॉपी करें, हम वो ईमानदारी भी लेके आए। मतलब जब सत्ता कॉर्पोरेट के साथ बेडरूम में सोएगी, तो फिर ऐसे ही होगा कि एक आदमी जो है वो 1002 करोड़ रुपए रोज कमाएगा और भारत भूखों का देश कहलाएगा। हम, मतलब 111 की यदि लिस्ट आती है तो 100 के बाद आते हैं। मतलब 2-4 देश ही ऐसे हैं जो हमारे से ज्यादा भूखे हैं, बाकी सबसे बड़े भूखों की संख्या यहाँ इकट्ठी होती है। तो ये एक क्लियर डिफॉर्मिटी है। वेल्थ क्रिएशन तो नहीं रुकेगी अब, वो उस लाइन पे सब प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि यूरोप ने एक मॉडल, अच्छा मॉडल क्रिएट कर दिया है वेल्थ के चक्कर में। उन्होंने वेल्थ क्रिएट करके
और इक्विटेबल तरीके से कर दी। हम लोग क्या है, हम हैं बेईमान नेचर के और मॉडल फॉलो कर रहे हैं उनका, तो वेल्थ क्रिएटर यहाँ वेल्थ क्रिएशन फॉर फ्यू हो रहा है। अब इसका मैं उसको दूसरे एंगल से भी आपको उदाहरण देता हूँ। एक होती है इनकम डिस्पैरिटी, यदि आप या संसाधनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यदि आप वो उठाकर देखेंगे तो रशिया के बाद भारत सेकंड नंबर पे है पूरी दुनिया में। यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ का तरक्की है, मतलब जिसके साथ में सत्ता सोए उसकी तरक्की, और जो बाकी हमारे जैसे होंगे उनका रगड़ा होना। ये वेल्थ क्रिएशन वाला जब मनमोहन सिंह ने यहाँ इंडिया में शुरू किया, उससे पहले से 40 साल से चल रहा था यूरोप में। इसमें ट्रिकल डाउन थ्योरी जो थी, जो जिसकी चर्चा आपने की भाई जी, ट्रिकल डाउन थ्योरी ये कहती है कि जब हम ऊपर का जो कप है उसको भरना शुरू करेंगे, तो वो कप भरने के बाद उसके नीचे कपों में आएगा, और नीचे के कप भरेंगे उसके बाद फिर नीचे तक जाएगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर का कप यदि मान लो 500 ml का था, वो भरने के बाद नीचे कप में जाना था, नीचे के कप जो थे वो 500 ml के, वो भी भरते कभी ना कभी। बट यहाँ 500 ml वाले कप को 1000 ml का कर लेते हैं ऊपर, वो 1000 ml का भरने को शुरू होता है तो उसको उठा के 2000 ml का कर लेते हैं, 5 लीटर का कर लिया कप 500 ml से बढ़ा के। तो ये जो नेचर है, ये नेचर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फेल हो रही है। कोई देखना ना चाहे अलग है, अदरवाइज ये 2002 से ही ये क्लियर हो गया था कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन वाला प्लान है, इसमें यदि फेयर और इक्विटेबल नहीं बनेंगे हम, तो कुछ लोग अमीर होंगे। और भारत में मैं आपको एक चीज बताता हूँ छोटी सी, हर घंटे 7 लोग डॉलर टर्म्स में करोड़पति बनते हैं, है ना। ये नए लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो बनते हैं, ये अधिकतर लोग वो हैं जो ज्यादा लोगों की संपत्ति का केंद्रीकरण करके बनते हैं। अब ये जो लॉजिक है, इसको यदि कोई समझना चाहे तो इसको चाहे कृषि क्षेत्र से समझ ले कि किसानों से किस तरह वेल्थ शिफ्ट होती है, चाहे गांव से समझ ले, है ना, ये इस बात से समझ ले कि कितने किसान डेली खेती छोड़ते हैं। डेली की बात कर रहा हूँ, और वो संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में है जो डेली खेती छोड़ते हैं भारत में। तो ये वो वाला मामला हो रहा है जो ऑल्बर्ट बुश ने कहा था अमेरिका में कि आइदर गेट बिग और गेट आउट। तो भारत में खेती में भी जमींदारी लौटेगी। और इसका उदाहरण सिंपल तरीके से मैंने एक बार पहले दिया था शायद इस ग्रुप में, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जैसे आप सोचिए, भारत में करीब 14 करोड़ किसान परिवार है। 14 करोड़ किसान परिवारों से यदि किसी कंपनी को डील कर रहा हूँ, मान लो अडानी विल्मर है, उसको डील करना है ना, तो उसको यदि वो एक एक एम्प्लॉय 1000 किसानों को भी संभाले, तो आपको 14 लाख किसान चाहिए और 14 लाख एम्प्लॉय चाहिए। 14 लाख एम्प्लॉय कोई कंपनी रखेगी नहीं, है ना, रख ही नहीं सकती उसके। या कोई ऐसा तरीका निकाल लेंगे कि फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे ले आए। तो जो 3 कृषि कानून थे, उनमें एक कृषि की कमोडिटी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नेशनल मंडी बनाने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है उसमें, ध्यान से देखोगे आप, है ना, ताकि सभी लोग इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन करें और फिर इलेक्ट्रॉनिकली उस उसको गवर्न करेंगे कॉर्पोरेट, क्योंकि वो कानून में लिखा हुआ है कि किसान स्थापित नहीं कर सकते वो चीज। तो मतलब जब कानून भी बना रहे हो आप, तो आप फेयर इक्विटेबल कानून भी नहीं बना रहे, है ना। तो इसलिए उस मॉडल में यहाँ पे बुरे दिन निश्चित है आएंगे। और तैयारी कर लो इस बात की कि जो वाइडर सोसाइटी है वो नुकसान में जाएगी, और जो एलिट क्लास है वो और बेहतर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। टोटल मैं जीडीपी बढ़ेगी, है ना। मैं फिर मैं आपको यहाँ रोकूंगा। ये हाँ जी, सब कुछ हम डिस्कस हो चुका है कि ये हाँ जी, होगा, जो भी हाँ, है ये करेंगे, करके छोड़ेंगे, ये बात तय हो गई, फाइनल हो गया हमारा। बिल्कुल चाहे बिल्कुल, इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा, अब क्या हाँ 7 पोर्ट अडानी के वहां हमारे बच्चों को नौकरी के लिए भेजे, क्या हम ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े इनमें मजदूरी में भेजे, या हम इनको खेत में ये रहने नहीं है, तो कौन सी इसमें भी एक आशा की पैराडाइम शिफ्ट है आशा जी। की किरण कहीं आप उसमें ढूंढो, आशा मैं ढूंढो वही कहीं बताता कि हूँ भाई भाई ये जी, इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं वही बताता हूँ भाई जी। एक बुक है, युवाल नोहारी ने लिखी है, और युवाल नोहारी ने बहुत बड़ा इसराइल का मानव विज्ञानी माना जाता है उसको, और उसकी बुक की करीब कई लाख कॉपियां बिक चुकी हैं। द सेपियंस के नाम से बुक है ना। उसको यदि आप पढ़ें थोड़ा सा, या आप एविडेंट भी देखें, तो ईरान से लेके और बांग्लादेश तक, बल्कि थाईलैंड तक, नीचे इंडोनेशिया थाईलैंड तक एक बहुत बड़ा ऐसा ब्लॉक बन रहा है जहां जनसंख्या है
और वो जनसंख्या यूजलेस जनसंख्या है। मतलब ईरान भी, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, भारत भी, बांग्लादेश भी, ये सारे कंट्री जो पूरे बेल्ट में नीचे तक है, इंक्लूडिंग चीन। यहाँ पे क्या है, वो जो जनसंख्या है वो नई इकोनॉमी के जो पैराडाइम है उसमें अनप्रोडक्टिव है। नई इकोनॉमी के पैराडाइम कहाँ है, पहले उनकी बात करो। नई इकोनॉमी के पैराडाइम है मैथमेटिक्स में, नई इकोनॉमी के पैराडाइम है डेटा एनालिटिक्स, नई इकोनॉमी के पैराडाइम में डेटा को कितना ज्यादा तरीके से एनालाइज किया जा सकता है तो जनरेट इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर करता है ना। और उसमें वैज्ञानिक एप्टीट्यूड चाहिए, है ना। उसमें हमारे बच्चे जो हैं, सिर्फ 0.01% बच्चे कामयाब हो सकते हैं जो बहुत अच्छा मैथ और बहुत अच्छी भाषा पे पकड़ हो। क्योंकि कंप्यूटर जो एनालिटिक्स पहले क्या होता था, आप इसको मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ आपको, युval नोहरी से भी एक कदम पीछे का, वहां से आप किरण ढूंढोगे आसानी। जैसे डेटा होता है, डेटा में इंटेलिजेंस नहीं होती, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनती है, उसके अंदर इंटेलिजेंस का पुट आ जाता है। फिर इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उससे नॉलेज बनती है, उसमें इंटेलिजेंस और ज्यादा होती है। और जब नॉलेज अप्लाई होती है तो उससे विजडम बनती है। ये कॉन्टिन्यूम है चार चीजों का, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। तो इस कॉन्टिन्यूम में इंटेलिजेंस क्वोशंट बढ़ता जाता है जैसे जैसे प्रोसेस होती है। और जो लास्ट स्टेज है नॉलेज से विजडम बनाने की, वहां सिर्फ आदमी का ब्रेन काम करता है, वहां कंप्यूटर काम नहीं करता। तो जो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं अब, वो इस तरह के हो रहे हैं सर, कि कंप्यूटर जो है वही उस नई इकोनॉमी में ज्यादा काम कर पाएगा इन टर्म, ना के हमारे बच्चे। उस तरह से जो कंप्यूटर चला रहे होंगे ऑब्वियसली वो तो बच्चे कामयाब हो ही जाएंगे, बढ़िया हो रहे होंगे, और वो भी कंप्यूटर में भी वो कंप्यूटर जहां वो डेटा एनालिटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उस लाइन में काम कर रहे होंगे, है ना। तो या तो बच्चों को पढ़ाने पे इतना ज्यादा रोक रहे हैं हम, जबकि उसकी भी एक लिमिटेशन है कि कितने लोग नौकरी पे जाएंगे। या फिर थोड़ी बहुत उम्मीद आप कर सकते हो कि हम जो खेती का काम है उसमें भी इन्होंने बेईमानी की है कि हम यदि अडानी की तरह काम करना चाहें आज के दिन, या जैसे मैं आपको 1956 का जो एक्ट है, जिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें पाबंदी जो थी, लिमिट जो थी, वो किसान पे और प्रोसेसर पे दोनों पे थी। नए कानून में प्रोसेसर को तो हटा दे, किसान पे भी है। तो जब तक ये कानून इस तरह की चीजें नहीं हटेंगी तो हमारे पास बहुत ज्यादा खेती पर आधारित भी ऑप्शन नहीं है। आप मेरे से पूछ तो रहे हो उस लाइन की सिल्वर लाइन कहाँ है, और उस लाइन की सिल्वर लाइन भी तभी खुलेगी सर जब कानून फेयर एंड इक्विटेबल होंगे। वरना नई इकोनॉमी में जनता के लिए बहुत कुछ छोड़ा नहीं गया है। नई इकोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। मतलब एक आदमी इसराइल में बैठे बैठे वारफेयर करता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, वो कंप्यूटर से ऊपर आसमान में जाके 3,000 ड्रोन छोड़ देता है। वो 3,000 ड्रोन नीचे आके 10,000 लोगों को मार देते हैं, है ना। आदमी एक दिन मारा और 10,000 लोग मार दिए उन्होंने छोड़ो, और उनका जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो एक दिन मारा। तो हर चीज बदल रही है। यदि साइंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे आपको समझ में आएगा हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। हमारे लिए जरूरी है कि इस देश में एक बार समाजवादी नेचर से सरकार सोचे, कानून इक्विटेबल हो, और कम से कम जो जनता है, जो भीड़ है, वो उसको रोटियां तो नसीब हो जाए। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है नई इकोनॉमी में। मुझे लिटरली मैंने खूब सोच लिया, अभी नहीं, पिछले 3 साल से सोच रहा हूँ कि नई इकोनॉमी में छोटे मोटे ट्रेड जब तक के कंसोलिडेशन नहीं होता तब तक हम ट्रेड में जा सकते हैं। कंसोलिडेशन होगा तो ट्रेड भी इक्विटेबल नहीं रहेंगे। ये अगले 5-10 साल तो ऑप्शन है कि उद्योगों में, ट्रेड में, मतलब अपने निजी स्टार्ट करो। बट नई इकोनॉमी में जैसे अमेजन है, अमेजन से अमेजन को कोई चीज पहले फिजिकल जब स्टोर होते थे तो अमेजन को अमेरिका में बेचने के बाद अमेरिका के दूसरे राज्य में दूसरा स्टोर खोलना पड़ता था। जैसे वॉलमार्ट है, फिजिकली वॉलमार्ट को या बिग बाजार में जगह जगह जाकर दुकान लेके खोलना पड़ता था, उसकी फिजिकल लिमिट होती। बट जब वही चीज डिजिटल हो जाती है तो कोई लिमिट नहीं होती। अलीबाबा पूरी दुनिया के हार्डवेयर को एक प्लेटफॉर्म पे बेच देता है, अमेजन पूरी दुनिया के कमोडिटी को एक प्लेटफॉर्म पे बेच देता है। उसे यदि बांग्लादेश में नया बिजनेस शुरू करना है जहां उसने एक भी नहीं किया है, या ऑस्ट्रेलिया में करना है, या मालदीव में करना है, उसके लिए उसको कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कुछ भी, जीरो, है ना। वही वेबसाइट वहां भी खुल जाती है, वहां भी चालू हो जाता है। सिर्फ इंटीग्रेशन करना होता है सप्लायर के साथ। तो ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये कंसोलिडेशन अमेरिकन को अच्छा काम किया है। यूरोपियन क्या करते हैं, वो वेल्थ क्रिएट करते हैं ऐसे कंसोलिडेशन से, और उस पर इतना हैवी टैक्स लगा देते हैं, 50-55% तक टैक्स ले जाते हैं, 60% तक, ताकि जो बाकी की सोसाइटी है उस सोसाइटी को एजुकेशन सही दे दें, उस सोसाइटी को हेल्थ केयर सही कर दें,
उस सोसाइटी को खाना सही दे दें, उस सोसाइटी के बच्चे पढ़ा दें। जैसे नॉर्वे है, वहां पे पूंजीवाद के थ्रू समाजवाद चल रहा है, मतलब सबकी केयर हो रही है और पूंजीगत व्यवस्था जो है पूंजी निर्माण कर रही है और उससे सोसाइटी का केयर हो रहा है। हमारे यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स 35% था, मोदी साहब ने 25% कर दिया। अब हर एक कंपनी में 10% एक्स्ट्रा इनकम होकर उनकी बैलेंस शीट सज रही है, शेयर मार्केट उससे पूरा रफ्तार से भाग रहा है ना, संपत्ति का निर्माण हो रहा है, जीडीपी भी ऊपर जाएगी, है ना। पर वो उनके लिए कुछ नहीं हो रहा जो वाइडर पॉपुलेशन है। तो हमें अवेयर ग्रुप बना के कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पूंजी निर्माण जहां से हम सीख रहे हैं उस समाज के वो कायदे कानून भी सीखें जिसके द्वारा वो पूंजी निर्माण का फायदा आम जनता तक पहुंचाते हैं। हमें उन्हें कॉपी पूरा करना पड़ेगा इन टोटल, मतलब जो वो करते हैं समाजवाद के फ्रंट पे या समाज की केयर या भलाई करने के लिए, जैसे वो बच्चों को पढ़ाई फ्री करते हैं, जैसे जर्मनी है, आप मास्टर डिग्री तक पीएचडी तक कुछ भी करिए, 1 रुपया फीस नहीं। आप यहाँ से भी यदि कोई बच्चा पढ़ने लिखने के लिए भेजना चाहो जर्मनी, तो सिर्फ बोर्डिंग लॉजिंग का वो है खर्चा है। हमारे बच्चों से भी वो फीस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वहां 60% टैक्स है, वहां जो भी कॉर्पोरेट कमाता है उससे इतना हैवी टैक्स लेते हैं वो कि समाज में सबको दे दो भाई, गरीब से गरीब आदमी भी उसका भी बच्चा पढ़ लेगा। हमारे यहाँ बच्चे भी गरीब को खुद पढ़ाने, टैक्स घटाएंगे अमीरों का और कंसोलिडेशन देंगे अमीरों के हाथ में। तो यहाँ पॉलिसी लेवल पे पैराडाइम शिफ्ट जब तक नहीं आएगा सर, जब तक हमें इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं क्लियर हूँ, कोई भी भाई मेरा नंबर है, फोन करके बात करके ठीक समझना चीजों। ठीक ठीक है मैक सिंह जी, आप बने रहना, मैं लाल सिंह जी को ला रहा हूं। लाल सिंह जी, इंडस्ट्री 4.0 भी आ गया, जैसा मैक सिंह जी ने कहा कि हम बहुत ऊपर की सुपरफिशियल क्रीमी लेयर तो हमारी एडजस्ट हो जाएगी, वो आ गया। ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है इंडिया, नो डाउट, आपने कहा ट्रांसफॉर्मिंग हम हो रहा है। तो I40 भी आ गया। अब इस I40 के अंदर जैसा रूपचंद जी ने सोशल कंसेप्ट पे कहा कि कॉर्पोरेट के बाद में, मैक सिंह जी का भी यही है कि बीच का ये लेयर, किसान का, दूसरे का, ये लेयर का कहाँ कहीं ऐसा मॉडल तो नहीं है जो हवाई हवाई मॉडल और ये पूरी जो भगदड़ 140 करोड़ की है वो ये गले की फांस बन जाए इंडिया के लिए। क्योंकि चाइना का मॉडल, जैसा शुरू में मैक सिंह जी ने बात कही कि चाइना का मॉडल ह्यूमन रिसोर्स से कंसेप्ट पे आया है, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के साथ सबको मैनेज किया है और फिर उन्होंने नकल की है। अब आप अमेरिका के मॉडल को जैसा रूपचंद जी ने कहा कि हम क्लोन ला के छोड़ रहे हैं, उसका नकल कर ली। नकल में भी अकल चाहिए। तो अब इसमें क्या ट्रांसफॉर्मिंग नकल से हो रही है कि कोई अकल से हो रही है, या क्लोन लाके कर रहे हैं, या कोई वाकई कोई ताड़ातल पे है? बड़ी 5 मिनट में को फिर मैक सिंह जी से मैं इसका जवाब भी लूंगा आपकी बात का, और इसमें रूपचंद जी को भी चाहूंगा, फिर सरला जी से हम वहां की बाहर की जो है यूके से जुड़े हैं तो उनसे भी बात करेंगे कि आखिर दुनिया कहाँ है, भारत कहाँ है, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, नकल में हो रहे हैं या अकल भी लगा रहे हैं, इस बात पे करो। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के सरदारों, राम राम। महक सिंह जी ने जो चाइना वाली बात कही थी उसको आप समझे नहीं। महक सिंह जी ने कहा था कि चाइना ने किसानों को पीस कर, श्रमिकों को जान निकाल कर इकोनॉमी कमाई है। आप उल्टा कह गए उसको। कोई बात नहीं, हाँ उल्टा नहीं, मैनेज है। अब मैनेज का, मैंने मैनेज वर्ड कहा है, मैनेज कैसे ही करे, पीस के करे या उन्होंने पका यही के कहा करे। था, पूछ लो, अभी तो यही बैठे हैं, वो गए नहीं है। उन्होंने यही कहा था कि उनके पसीने में से निकाल कर पैसा लिया है चाइना ने। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ने दो। देखिए, असल बात यह है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। देखिए कैसे होती है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला H2O है। एक छोटी सी बात जानते हैं कि पानी का जो फॉर्मूला है केमिकल, वो H2O है। अब इसको मैं ऐसे परसेप्शन कर सकता हूं कि साहब देखो, हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है जो ऑक्सीजन को खींच रही है और सबको जला के रख देगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्राणवायु है। ये ज्वलनशील गैस इसको सबको खींच के मार देगी। इट इज माई परसेप्शन। ये लिटिल नॉलेज है। जब अच्छी नॉलेज ये है कि H2O से जो नया मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो नया मॉलिक्यूल बनता है पानी, वो जीवन दाता है।
उस प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं इसी की करूंगा कि साहब मुझे आग लगा दी है 2 मॉलिक्यूल ने और ऑक्सीजन को जला दिया है। तो ये परसेप्शन है। आगे सुनिए क्या होने वाला है। देखिए ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है, सुन लीजिए आप, कि अगर आपका परसेप्शन नहीं बदला, आपका माइंडसेट नहीं बदला, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन जलाती रहेगी। ठीक से समझ लीजिए। बात यह है कि हमारा एक्सीलेंस पर ध्यान है, एक्सीलेंस से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आप कहोगे कि साहब सोशलिस्ट कम्युनिस्ट के तरह से हमें बढ़ना है, इक्विटेबल बांट दो सब पैसे को। सो भाई साहब थ्योरी ये है कि यू कैन नॉट यील्ड और यू कैन नॉट इंक्रीज योर वेल्थ बाय डिवाइडिंग। अगर कोई वेल्थ है उसको डिवाइड कर दोगे, यू कैन नॉट इंक्रीज इट। यू कैन गेन, यू कैन इंक्रीज योर वेल्थ बाय एक्सीलेंस। और ये एक्सीलेंस से अमेरिका हुआ, वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न जो भी कंट्रीज हैं, ये एक्सीलेंस से आगे बढ़े हैं। अब ये मॉडल एक्सीलेंस का है। अब एक्सीलेंस ये है कि 16 विभागों को लेके उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रोड्स हैं, जिसमें रेलवेज हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें वाटरवेज हैं, इन सब की जो योजनाएं हैं चल रही हैं, कुछ पीपी मोड में और आएंगी, उन सब को लेके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक, जिसको कहते हैं गति शक्ति इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ये जो योजना आई है, इसमें ये ध्यान रखा जाएगा जीआईएस मोड पर कौन सी पोजीशन कहां पहुंच गई है, कौन सा काम कहां पे है। इसका तो उद्घाटन किया। जो आपने आज सब्जेक्ट रखा था, वो सब्जेक्ट सिर्फ एक गति शक्ति योजना के लिए आपने रखा। वो ये है कि इनको गति कैसे दिया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़े हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज जब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है तो उसको एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दिया है जीआईएस मोड में। ये तो ये देख लीजिए। अब देख लीजिए ट्रांसफॉर्मिंग क्यों होना जरूरी है। मैं 1 साल पहले से भी कह रहा हूं, किसानों को तो तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे काम करते नहीं है खेत में। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको कंप्यूटर सिखाएं, उनको स्पेशलाइजेशन भेजें, उनको जो भी करें, पढ़ाई बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जब डेवलपमेंट हुआ है, जब जब जमीनें किसानों की गई हैं, यहाँ में कोई शक नहीं है, मैं भी किसान हूं, मुझे भी दर्द है इस बात का। लेकिन अगर इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, इस देश में इसका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना है, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही होगा। आप कहें कि खेत में से पैदा करके, तो कोई अभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं, आगे हो सकता होगा। आपके और मेरे विचार इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड ऐसा नहीं है जो खुद से डेवलप हो गया हो। वो सब इंडस्ट्रियलाइजेशन से डेवलप हुए हैं, वो सब टेक्नोलॉजी से डेवलप हुए हैं, वो सब एक्सीलेंस से डेवलप हुए हैं। रही बात फेयर कानून की, तो भारत में डेमोक्रेसी है, इसमें कोई फेयरनेस न रखे ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तो फेयर है, उसको ही नहीं होने देते। इसका जो लेगर्ड्स हैं, हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, मैं बोल रहा हूँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। उसमें यह है कि हर जगह पर 5 से 10% लेगर्ड होते हैं। वो अच्छी से अच्छे काम को होने नहीं देते, उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। तो लेगर्ड से अगर हम डेमोक्रेसी में आगे निकलने की कोशिश करें, तो हम तो वैसे ही डिले हो गए। थोड़ा सा हो रहा है। हमारी जो स्पीड है वो चाइना से पीछे इसलिए रही कि चाइना ने तो अपना डंडे से कर लिया, और हमारे पास डेमोक्रेसी के रूल्स थे, हम नहीं कर पाए। वेस्टर्न कंट्री से इसलिए रही पीछे कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी, वो भी हमारे लेगर्ड्स की वजह से। तो हम इस लेगर्ड्स को बजाय ओवर पावर करने के, हम गवर्नमेंट के ऊपर पावर होते हैं कि साहब आप कॉर्पोरेट को दे रहे हो, फलाने को दे रहे हो, अपने आप डांट लेते हो, शहर की है, ये गांव की है। ऐसा नहीं है। इसको एक साथ मिलके आगे चलने दो। और ये बहुत अच्छा जो इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, आपको टाइमली जीआईएस मोड में पता रहेगा कौन सा प्रोजेक्ट हुआ, कौन सा नहीं हुआ। थैंक यू। चलो ठीक बात है लाल सिंह जी, आपकी बात यहाँ पे आई। सर हाँ, मुझे 2 मिनट चाहिए। नहीं, आधा मिनट में बोल दूं। लाल सिंह जी ने मुद्दा ये उठाया है कि बिना जमीनों के डेवलपमेंट नहीं होगा। किसान जमीनें दे दे, ये जो 100 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हैं इसमें सारी जमीनें झोंक दे। दूसरा ये आया कि जो जनता है उसको डंडे लगा के चाइना की तरह लाइन अप करके और विकास कर दे। ये विकास का मॉडल, ये गति जो देने के लिए जो शक्ति का जो मॉडल है वो इस तरफ आ रहा है।
आप 2 मिनट बोलो, फिर मैं सरला जी को लेना चाहूंगा। आप महक सिंह जी बोलो 2 मिनट और। सर एक पहली बात देखिए, ये जब बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें घुमा के करते हैं ना लोग, उन्हें कुछ ना कुछ ढकना होता है। मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं 2 कानूनों के बारे में, कृषि कानूनों में 2 पॉइंट पे, और उस पे जवाब दे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इज टेरिफिक। ये इधर उधर की बातें, पानी, हाइड्रोजन, किस तरह वाहियात बात है मैं बताता हूं, 1 सेकंड होल्ड करना। पहला, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में स्टोरेज करने में लिमिट थी, वो लिमिट सब पे थी, कोई भी करे देश में। जब हटाई गई तो प्रोसेसर की हटाई गई, किसान की नहीं हटाई गई। ये कानून गलत है या नहीं है, स्पेसिफिक जवाब दे, जो भी दे। एक अगला, एक कानून जो दूसरा कृषि कानून है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो स्थापित करने का स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट को अलाउ किया गया है, किसान को अलाउड नहीं किया गया है, लिखा हुआ है कानून में। स्पेसिफिक आंसर दें कि यदि कृषि उत्पादन को इलेक्ट्रॉनिकली बेचना है और वो किसान पुत्र कोई काम करना चाहे, है ना, किसान को वो चीज अलाउड क्यों नहीं की गई? जैसे हंसाली मैकोरिया में या कोऑपरेटिव में किसान करना चाहे, किसान के लिए स्थापित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एक्सचेंज को, और बिजनेस वाले क्यों कर सकते हैं? ठीक है, स्पेसिफिक जवाब देना, जो भी दे कानूनों में। मैं कानून पढ़ता हूं, इतना 6ठी क्लास का बच्चा नहीं हूं, सवाल स्पेसिफिक है। अब थ्योरेटिकल एक आंसर देता हूं जो इन्होंने दिया था पहले, कि इन्होंने वामपंथियों को गाड़ी निकाली होगी, है ना। मुझे भी वामपंथी अच्छे नहीं लगते, पर एक चीज समझें, जब कोई आदमी कहता है यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ बाय डिवाइडिंग इट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यू कैन ensure the division of wealth by way of tax for the benefit of the larger society। यूरोप का एग्जांपल दे के फॉलो कर रहे हो, अमेरिका का दे रहे हो, तो वहां जो ये काम हो रहा है वो क्यों नहीं करते? यूरोप में टैक्स 40% से लेकर, जिसमें सबसे कम है उस देश में 40% है, 40 से लेकर 63% तक टैक्स है। यहां तुम 25% कर रहे हो 35 से घटा के। स्पेसिफिक जवाब देना जिसको देना हो। बेईमानों को सपोर्ट कर रहे हैं यार, आंख बंद करके। ठीक है महक सिंह जी। अब सरला जी, आपको मैं सिर्फ इस बात के लिए ले जाऊंगा कि आप एक एनआरआई सोसाइटी के बीच में भी रह रही हैं, और वहां का कॉर्पोरेट का थोड़ा बहुत व्यू, थोड़ा बहुत टच आप लोगों को भी होता ही होगा, कोई आइडिया, इतने आप कॉर्पोरेट के पार्ट नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि सोसाइटी का, जैसे लाल सिंह जी ने कहा कि चाइना मॉडल ये था कि डंडा करके उनसे डेवलपमेंट करवा लिया, ह्यूमन रिसोर्स को प्रेशर में कर लिया, और इस तरह से बात हुई। बेसिकली वहां की ह्यूमन सोसाइटी, वहां का कॉर्पोरेट और वहां की गवर्नमेंट, ये 3 चीजें वहां काम कर रही है। उनका आपसी रिलेशन एज ए सोशियोलॉजी, एक मानव के नाते, ह्यूमनिटी के नाते, कैसा, किस तरीके से वहां के लोग जी रहे हैं, ताकि हम भी ये ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम बिल्कुल गुलाम और इधर यूं करके देखें। पाश्चात्य मॉडल तो हम ले आए वहां से, लेकिन वहां के लोग आनंद से जी रहे हो और हम यूं ही का करके बिल्कुल संकुचित भाव से जिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये कोई गुलामी मोड़ ले रहे हैं इस देश के अंदर? तो इस बात पे थोड़ा सरला जी अपना फोकस रखते हुए अपनी बात को रखो। जी, मैं ब्रिटेन की बात करूंगी यहाँ पे। तो वी लिव इन रियली फेयर एंड इक्वल सोसाइटी। हमारी राइट्स हैं एंड वी कैन एक्चुअली गो एनीवेयर, स्मॉल लेवल पे, काउंसिल लेवल पे, बिग लेवल पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग इज देयर, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। और हम लोग काफ़ी इतना ऐसे कभी नहीं होता जैसे जैसे अब इंडिया में, जैसे एग्री विद महक सिंह जी टोटली। ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉलिटिक्स सारे हैं, पर इंडिया में जो करप्शन लेवल है, इट्स जस्ट द हाईएस्ट यू कैन इमेजिन। और हमारे पास ज़्यादा तो आई थिंक हम लोगों का, बिकॉज आई थिंक वी हैव आवर राइट्स। कोई भी छोटे से छोटा, मेरे कल यहाँ कोई कर्व में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आई कैन से ऑनलाइन, मैं काउंसिल में अपना रिपोर्ट कर सकती हूँ और काउंसिल को जवाब देना पड़ेगा। देयर इज अ लिमिट फॉर दैट, कि 15 दिन के अंदर मुझे जवाब मिलेगा कि मेरे इधर कर्व पे डाउन साइड ऐसे क्या हुआ है, एंड एक्शन विल बी देयर। इफ इट्स नॉट, मैं कोर्ट में जाके केस कर सकती हूँ अगेंस्ट काउंसिल एंड दे हैव टू पे मी, क्योंकि अगर मैं राइट हूँ तो। और सो इसलिए ये सारे लॉ एंड ऑर्डर इज सो मच इक्वल, राइट्स I think in place who यहाँ पे है। I think that's why we progressing। Industrialization हुई थी right from like 50-60s में, यहाँ पे भी काफी revolution हुई थी, I think before my time।
और आई एम श्योर वहाँ पे एक बार तो ये गैप ज़रूर आया होगा, पर जो गैप जो इंडिया में है, लाइक दे ट्राई टू क्रिएट अ यूटोपियन सोसाइटी, और बिल्कुल ब्लाइंडली ये लोग कुछ कुछ एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं कहाँ कहाँ से पकड़ के। तो आई थिंक वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है। एंड मिस्टर लाल सिंह जो जो उन्होंने कहा था इज़ वेरी अपसेटिंग एक्चुअली, जो वो एक साइड करके बोल रहे हैं, लुक लाइक्स I don't agree with that. That's all I have to say. But interesting debate, और it's quite informative है, और I agree with महक सिंह सरार जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जो कृषि कानून जो लगाए हुए हैं इंडिया में, आंख बंद करके जैसे क्लियरली सबको दिख रहा है, पर दे वो कवर अप करके जिस तरह से आगे ये लोग बता रहे हैं, people can see through that. Thank you. अब रूपचंद जी, रामनारायण जी आप माइक बंद करिए। रामनारायण जी, ह्यूमन राइट्स में तो इंडिया भी खूब अच्छा है, राम ह्यूमन राइट्स सबको। ठीक है, लाल सिंह जी ले लेंगे, आपको भी ले लेंगे, आप अपना जवाब देंगे। रूपचंद जी, रामनारायण जी, रामनारायण जी, रामनारायण जी, रामनारायण जी, रामनारायण जी का भी लेना पड़ेगा, मुझे बंद करना पड़ेगा। चलो हाँ रूपचंद जी, अब मैं आपको सोशियोलॉजी में ला रहा हूं, क्योंकि टॉपिक जो था वो उधर डाइवर्ट हो गया, चाइना की तरफ, चाइना की तरफ डाइवर्ट हो गया, और हम डिस्कस उस मुद्दे में कि गति भी आ रही है, शक्ति भी आ रही है, और ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे पास में है। तो हम ये चाह रहे थे आखिर हम क्या चाइना वाकई इतना प्रेशर से कर रहा है, या ऊपर ऊपर से हम ये सोच रहे हैं कि भाई चाइना ने इतना मैनेज कर दिया। क्योंकि भारत की जो इकोनॉमिक सर्वे थी उसमें चाइना कोट किया गया था, इसके पेज थे 600, उसमें से मैंने काफी पेज पढ़े, उसके अंदर ये कोट किया गया कि हम चाइना की तरह ह्यूमन रिसोर्स को एक सेटअप के हिसाब से करेंगे। तो सोशियोलॉजी के अंदर क्या भारत का ह्यूमन और यूरोप का ह्यूमन, और जहां हम जिस तरह से भी हम चाह रहे हैं कि क्या हम कहीं डेमोक्रेसी, जैसे इन्होंने कहा फुल डेमोक्रेसी भी है यहाँ और सारा कुछ भी है, तो क्या क्या पोजीशन है कि क्या डेवलपमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होकर हमें रोजगार मिल जाएगा, या 2-2 हजार में हमारे मजदूर हम करेंगे, और ये 3-3 हजार में कॉर्पोरेट वाले रख करके इनको बेचारों को, गरीबों को एक तरफ पटक देंगे, या कोई एक नई बात खड़ी होगी? क्या क्या होगा मतलब आखिर? इसके बारे में मैं पहले महक सिंह की इस बात पर सपोर्ट कर देता हूं कि अभी एक फेसबुक पे पेशी हो रही है अमेरिकन कांग्रेस में कि उसने DIO मतलब डेंजरस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसने कुछ छुपाए थे, हिडन रखे थे, और उनको फेसबुक से फैसिलिटी दी थी। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने साफ ये कहा है कि ये डिजिटल टेररिज्म फैला रहे हैं, ये डिजिटल टायरनी है, जे कि अनार्क फासिज्म है, जे कि एक तरफा काम करते जाते हैं और पैसे कमाते हैं। उग्रवादी 4000 की लिस्ट पेश की है उसने, 4000 की, जिसमें इंडिया के भी संगठन हैं, और वो 4000 संगठन वो बैंड थे। फेसबुक ने उनको फैसिलिटी दी और पैसे कमाए। जहां तक बात चली गई है ये कंपनियों के इसकी डिजिटल इसकी फासिज्म की, ये महक सिंह की मैं फुल सपोर्ट में हूं इस बात में। अब बात आती है दूसरी कि 2014 की एक रिपोर्ट है नासा स्टडी, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी विल क्लैप्स इटसेल्फ। उसका रिजल्ट ये निकला कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो एयर पोल्यूशन और जो क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस गड़बड़ा, जिस पर ग्लासगो में मीटिंग हो रही है, वो सबसे डेंजरस पॉइंट पर 14,000 साइंटिस्टों ने ऐलान कर दिया है कि सर्वाइवल 2030 के बाद जो है वो आपका टफ है और इरिवर्सिबल हो जाएगा। जब धरती पर जीने का वो जो है माहौल, जहाँ एनवायरमेंट नहीं रहेगा, इंडस्ट्री बिगाड़ देगी, तो पैसे से आप चाटोगे क्या, लाइफ तो खत्म हो जाएगी भाई। इस गंदी हवा, कंटेम्परेटेड वाटर, केमिकलाइज्ड फूड, और मंडी में तो इंसानी भाईचारा होता नहीं, इंसानी भाईचारा होता है समाज में, और समाज को तोड़ के जब मंडी बना रहे हैं तो वहां इंडिविजुअल है, वहां व्यक्ति है, परचेजर है, कंज्यूमर है, और मैन्युफैक्चरर है, दलाल है। तो ये तीन चीजें जो है इंडस्ट्री हमें ले जाएगी उसकी तरफ।
जो जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये जो 4G टेररिज्म आया है इंडस्ट्री का, रोबोटिज्म, वो एम्प्लॉयमेंट देगा। वो जो पहले बोला है मैक्सिंग ने 0.001% को देगा जो रोबोट ऑपरेटर होंगे, मगर कॉमन मैन इंडिया को नहीं ले। अब बात आगे जाती है नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। दुनिया का जो भी मटेरियल बनता है, जो भी, उसमें या नेचुरल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज है। पैसे से पानी नहीं बनता, ना पैसे से चावल बनता, ना हीरा किसी का या डायमंड सोना वगैरह किसी पानी बना सकता, ना ऑक्सीजन बना सकता है। वो तो नेचर का एक साइकिल है, और नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज से मिलाकर के ही सारी वेल्थ बनती है, और इसी वेल्थ पर सारी दुनिया टिकी हुई। पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जब हम पैसे से ग्रोथ मापते हैं एट द कास्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सोर्सेज एंड नेचुरल सोर्सेज, इसका मतलब हम यूटोपियन सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। वो एक काल्पनिक जो नोटों पर कायम, और जब नोट चाहो तो बंद कर दो और सोसाइटी को नीचे ले आओ ग्राउंड पे। तो नेचुरल सोर्सेज की बहुतात इंडिया में गॉड गिफ्टेड है, और ह्यूमन सोर्सेज की भी यहाँ पर खूब एक्सपर्टाइज है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो क्लाइमेट का क्राइसिस, इंडस्ट्री का सुइसाइडल पाथ, और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला, और हाईली जो ये डिजिटल जो है इनकी जो फासिज्म का जो आ रहा है नया ट्रेंड, फेसबुक का, गूगल का, व्हाट्सएप का, कि जो मर्जी करते जाओ और पैसा कमाओ एट दी कास्ट ऑफ ह्यूमन भाईचारा और ह्यूमनिज्म पर। आगे रास्ता ये निकलता है नेचर एग्रीकल्चर को हम ये साउथ एशिया जो है ये लार्जेस्ट एरेबल लैंड है वर्ल्ड का, लार्जेस्ट एरेबल लैंड, और इतने वैरायटी के मौसम, इतनी वैरायटी की पैदावार सारे यूरोप में नहीं होती है। यूरोप ने अगर पैसा बनाया है तो अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्स और इंडिया के नेचुरल रिसोर्सों को एक्सक्यूज करके बनाया है। तो नेचुरल रिसोर्स के बाद पैसा बनता ही नहीं। ह्यूमन जितना मर्जी एक्सीलेंस हो जाए, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तो उसके साथ बनेगा। तो इंडिया के पास है गॉड गिफ्ट और नेचुरल एग्रीकल्चर जो हमें जॉब दे सकता है। नेचुरल एग्रीकल्चर हमें क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकता है, हमें साफ पानी दे सकता है, नर्चरिंग फूड दे सकता है, और ये बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों का बंद कर दिए जा सकते हैं, और एक लॉन्गर लाइफ और जीने जोगर लाइफ बनाई जा सकती है। उसमें लग्जरी चाहे कम हो मगर लिविंग लाइफ होगी न्यू वे से, और वेल्थ जो बनती है वो नेचुरल सोर्स और ह्यूमन सोर्स से बनती है। वेल्थ अगर लुटा देंगे हम कंपनियों को और ह्यूमन सोर्स निचड़वा देंगे हम कंपनियों से, तो वेल्थ कंपनियों को बनेगी। इंडियन पीपल और उसी डिप्राइवेशन में रहेंगे जो यूटोपियन मॉडल हम बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रूपचंद जी, आपकी मोटी बात यहाँ पे आई। नेचर और ह्यूमन को मिला करके और वेल्थ क्रिएट की जा रही है। जो गति है उसकी शक्ति नेचर और ह्यूमन है। यहाँ आप पहुंचे हैं मेघ सिंह जी, मैंने हम बीच में डिस्कस करेंगे, उनसे बात हुई थी। मैं ये सवाल लेके आया था कि जो गति शक्ति के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अडानी के 7 पोर्ट को जोड़ रहे हैं, पूरे के पूरे, चाहे नदियों को जोड़ने की बात आई, चाहे उड़ान या का आई, चाहे उसका आया, तो ये किसान का भला करने के लिए किसान का जो माल है वो ये कह रहे हैं कि वहां तुरंत पहुंच जाएगा उस पोर्ट पर। मेरा ये था कि इंडिया 116 देशों की सर्वे में हंगर जीएचआई के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत 101 पर है, यानी हमारे से नीचे 15 देश ही हैं जो भूखे हैं हमारे से ज्यादा, और हमारा न्यूट्रिएंट के मामले में दूसरे में। कहने का मतलब है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए यदि अनाज को आप ले जा करके कॉरपोरेट को दे करके इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके और विदेश में लोगों को सिर्फ पैसे के लालच में हम उनको पोर्ट पे पहुंचा के दुनिया को बांट देंगे, यहाँ की पब्लिक भूखे मरेगी, तो ये कौन सा मॉडल हुआ? ये गति शक्ति का मॉडल जो है। ऐसी गति हमें क्यों लेनी, ऐसी हमें शक्ति क्यों लगानी? इस बात के ऊपर किसान का माल वहां पहुंचे, इसके क्या क्या करें? तो आज अनिल जी आ नहीं पाए, उसको आप इसको सम अप करो। मैं सर छोटी बात कहूंगा सबसे पहले कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसके पीछे एक कंसेप्ट दिया जाता है वेलफेयर का। इस कानून के पीछे वेलफेयर के नाम पे दे दिया कि किसान का माल पहुंच जाएगा। अरे किसान का माल जब एक दिन किसान ने बेच दिया है ना, तो वो किसान का माल कैसे पहुंचा? वो तो माल उसका पहुंचा जिसके पास वैल्यू प्रपोजिशन का कंट्रोल है ना। माल पैदा किसान ने किया, बट जब उस माल को अमेरिका ले जाके मान लो कोई व्यापारी बेच रहा है, तो वहां अमेरिका में वो भारत के किसान का माल है
या भारत के व्यापारी का माल है। ये अंतर समझना जरूरी है। ये बेईमानी भाषा में लिखी जाती है। और एक बात समझिए आप, क्या किसान के पास उस वैल्यू प्रपोजिशन का एडवांटेज उठाने का कोई मेथड है ना? क्या किसान एक्सपोर्टर है? क्या किसान दूसरे किसानों की फसल खरीद के और उन पोर्ट के थ्रू अमेरिका ले जाके बेचेगा? तो वो जो बेचेगा वो उसका फायदा है। किसान के तो नाम पे बिल फाड़ा जा रहा है, किसान के नाम पे तो लोगों को कन्विंस किया जा रहा है। एक्चुअल में वो ट्रेडर्स का फायदा है, ट्रेडर्स ही फायदा उठाते हैं, हमेशा से उठाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो डेमोक्रेसी को गालियां देते हैं ना कि जहां डेमोक्रेसी है इसलिए नुकसान है, एक बहुत हिंदी में साफ बात सुनो, डेमोक्रेसी है तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। फासिस्ट को एक बात पकड़ के रखना मेरी, पावर जो है वो इंसान को करप्ट करती है, और वो पावर जो एब्सोल्यूट हो वो एब्सोल्यूटली करप्ट करती है। मतलब पावर करप्ट्स, बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। सो जब भी सत्ता का केंद्रीकरण ऐसे कानून बना के किया जाता है जिनको बड़े आराम से कोई उद्योगपति या कोई सरकार कंट्रोल कर सके, तो मानिएगा करप्शन बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। एब्सोल्यूट पावर डेंजरस होती है। ये जो लोग डेमोक्रेसी के नाम पे कहते हैं कि चीन में ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहां डंडा मारने का था और भारत में इसलिए नहीं हो पाया, ये वो शर्मनाक मॉडल जो चीन ने किया था उसको यहां लागू करना चाहते हैं कि यहां पे डंडे मारो। पहले ही भूखे सबसे ज्यादा हमारे देश में है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हैसियत से हुई पड़ी है। हम गरीबी सबसे ज्यादा देश में, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता। उसके बाद भी ये चाहते हैं कि लठ मारने के लिए अच्छा मजदूरों के कानून चेंज कर दिए, वर्किंग आवर के फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी कर दी कि जब भी चाहे बिजनेसमैन जितना चाहे निचोड़े। उसके बाद फिर बेशर्मी से उसका सपोर्ट करना कि जी हाँ सरकार चीन की तरह कर ले उसे, मतलब चीन की तरह यहाँ फासिस्ट बन जाए और डंडे मारे और चीन की तरह रिजल्ट ले लें। वो रिजल्ट आ जाएंगे और अमीरों के तो आ जाएंगे, जो बड़ी बड़ी सरकारी पोस्टों पे बैठे हैं पेंशन खा रहे हैं उन्हें मिल जाएंगे वो रिजल्ट, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार से पेंशन आती रहेगी। बट जिनके बच्चों को संघर्ष करना है ना साहब, उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। निश्चित तौर पर समझ लें, कोई गति प्रोजेक्ट हो या हो, जितना भी ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है, करप्शन बढ़ाएगा। और फेडरल स्ट्रक्चर जो है उस फेडरल स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा भारत के। वहां पे कोई बोल नहीं रहा कि सारे सिस्टम ऐसे होते जा रहे हैं कि जो क्लियर बिल्कुल स्टेट पॉलिसी है, जो कानून की बात करते हैं। मैं 2 मिनट मुझे देंगे, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं आपको एक कानून बताता हूं। भारत में एक वर्ड है एक्स्ट्रा जुडिकल पर्सन, और ये एक्स्ट्रा जुडिकल पर्सन कैसे कमाल दिखाता है वो सुनिए। एक आदमी, एक लाला जी हैं, वो 20 लाख रुपए कमाते हैं साल के, और 20 लाख रुपए मान लो उनकी इनको मिलते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट से, तो टोटल 40 लाख पे उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और वो इनकम टैक्स होगा 33%, 31.5% मतलब। पर वो क्या करता है, वो जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसको घुमा के डाल देता है एक्स्ट्रा जुडिकल पर्सन गणेश जी की मूर्ति के नाम से एक ट्रस्ट में। अपने घर में गणेश जी की मूर्ति रखी, उस ट्रस्ट में वो 20 लाख रुपए डाल दिए। उस 20 लाख रुपए से जो 5 लाख रुपए इनकम हर महीने आ रही है और हर साल आ रही है, उसको गणेश जी की मूर्ति साफ करने की नौकरी पर अपनी माँ को रख लिया। तो इनकम टैक्स की नजर में अब वो फाइल हो गई 3, एक ट्रस्ट की फाइल, एक उसकी उद्योगपति की माँ की फाइल कि वो झाड़ू पोछा लगाती है, गणेश जी की मूर्ति साफ करती है, उसके लिए उसका खाना देती है गणेश जी की मूर्ति को, है ना। तो उसकी तनख्वाह उसमें से निकल रही है, 50,000 रुपए महीना उसको बुढ़िया को मिलने लग गए। और जो टैक्स बनता था 40 लाख पे टैक्स बनता था 30%, 31% के हिसाब से 12 लाख रुपए, अब वो 2 जगह डिवाइड होकर या 3 जगह डिवाइड होकर 5 लाख तक टैक्स फ्री है। तो वो टैक्स जो भरता था 12-13 लाख रुपए, उसकी टैक्स की लायबिलिटी आ गई 2 लाख पे। तो जब मैं कहता हूं कि भारत के जो कानून है वो इस तरह से बने हुए हैं जो उद्योगपति को सपोर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का सेटअप नहीं कर सकते किसान कृषि कानूनों में। तो ये जब तक बेईमानी रहेगी, जब तक आप बाहर के मॉडल को कॉपी करके सिर्फ देश को मार सकते हैं। आप बाहर का मॉडल कॉपी करिए और ईमानदारी भी कॉपी करिए उन देशों की, उनके कानूनों को भी कॉपी करिए, उनके कानून से इक्विटेबिलिटी बढ़ाइए समाज में। पूंजीवाद बुरा नहीं है, पूंजीवाद में मोनोपोली या पूंजीवाद में सत्ता का केंद्रीकरण वो बहुत बुरा है। ऐसे सिस्टम को सपोर्ट ना करें प्लीज, कि जिससे किसी एक आदमी के हाथ में सत्ता आ जाए और वो अप फॉर टॉस हो, गलत आदमी वहां पहुंच जाते हैं, और फिर वो अपने उद्योगपतियों को डेली 1-1 हजार करोड़ रुपए की इनकम है अडानी की, उस पर कोई समझ नहीं बोलता कि एक आदमी देश में जब गरीबी बढ़ रही है तब एक आदमी पर डे 1,000-2 करोड़ रुपए कैसे कमा रहा है।
यदि सत्ता का सपोर्ट नहीं है तो कहां से आ गया पैसा वो? तो हमें ये सोचना पड़ेगा भाई जी कि या तो आप वेस्ट का मॉडल लेके आओ, तो उसे टोटलिटी में लेके आओ, कानून में लेके आओ उनके जैसे, है ना? स्टेट भी है उनका, वो सब वो भी करो उस तरह की पढ़ाई कि आज यदि एक बच्चे को एमबीबीएस करवानी हो तो माँ बाप जमीन बेच के एमबीबीएस करा सकते हैं। 1 करोड़ रुपए फीस है, कहां से पढ़ेगा गरीब का बच्चा? अब मतलब आईआईएम की फीस 3 गुनी कर दी सरकार ने, आईआईटी की फीस डबल कर दी, अभी कह रहे हैं आईआईटी की साल फिर बढ़ाएंगे फीस। तो वो भी चीजें कॉपी करो ना बाहर वाली। तो कम से कम ईमानदारी बरतो, या तो मॉडल वेस्ट का ले आओ या जो हमारा अपना मॉडल है ओरिजिनल उसको रख लो, और रखो ईमानदारी से दोनों जगह। धन्यवाद। ठीक ठीक। अब बिल्कुल ठीक मेरे कहा। सॉरी मैं मेरे कह रही साथ थी कि सॉरी भाई मैं हाँ जस्ट एक सेकंड हाँ मैं कहूंगी कि महक सिंह हाँ बिल्कुल निचोड़ करके कर रहे हैं जो बात। अगर मैं बोलने लगूं तो कहाँ कहाँ से बोलूं, क्या क्या उठा के बोलूं। वी हैव ऑल नोन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, वहां पे उसके नाम पे कोई है ही नहीं, लोगों को पता भी नहीं है और पूछ भी नहीं सकते पता हो तो अब भी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज का और ये बहुत बड़ा रोल है कि हमारे हमारे पास ये अवेलेबल है। इंडिया का तो कहाँ कहाँ से किस किस क्वेश्चन को किस किस को उठाओ। So Mahek ji, I'm I so agree with every word you say. Just appreciating that. Thank you. अब एमपी से मेरे यंग इंजीनियर अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक भाई, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के वाले भी ठेकेदार भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भागदौड़ भी कर रहे हैं, युद्ध स्तर पे ये काम भी चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ये गति शक्ति भी हो रही है। तो आपका रोजगार वहाँ कैसे, क्या कहाँ सेटल्ड है, क्या स्थिति है, क्या दूसरे लोग इस लाइन पे आ सकते हैं, क्या इस गति शक्ति के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के 16 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में हमारे युवा, कहीं आप भी इंजीनियर हो, कैसे क्या है, थोड़ा सा माइक खोल के अपनी बात को बताओ। नमस्ते सभी लोगों को। और जो अंकल ने भी बात बोली है कि जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लान है, तो मेरे हिसाब से ये है कि जो ऑलरेडी जिनके पिताजी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जिनकी कंपनियां खुल चुकी हैं, ये उनके लिए ठीक है। नए व्यक्ति के लिए तो बहुत टिपिकल काम है, क्योंकि नए व्यक्तियों की तो एंट्री बहुत लोअर लेवल से होती है और नया व्यक्ति को करने के लिए उसकी 2 पीढ़ी खप जाएगी। तो ये जितनी भी योजनाएं जो है आ रही हैं, ये सिर्फ जिनके अडानी अंबानी और जो बताया है वो उन्हीं के लिए ये सब योजना जितनी बन रही है। क्योंकि मैं तो कभी इस फील्ड में अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्योंकि रिसेंटली का एक किस्सा है मेरा, मैं एक एग्जीबिशन में गया था डीआरडीओ के, मतलब थोड़ा अलग हट के आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं। तो डीआरडीओ ने अभी बाहर के इंजीनियर को बुलाया कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपको हम 10 करोड़ रुपए देंगे और आपके साथ काम करेंगे। तो फिर वहाँ लोगों ने अपना उत्साह दिखाया, पर डीआरडीओ ने वहाँ पर आखिरी में अपने हाथ ऊंचे कर दिए कि नहीं, आपके पास वो कुछ बना के ला के दोगे तो ही आपके साथ काम कर सकते हैं, हम आपको सीधा पैसा ऐसा नहीं देंगे। तो सरकार की जो योजना है वो बहुत दिखाने के लिए अच्छी लगती है, पर काम करने के लिए बहुत टिपिकल है और रास्ते बहुत कठिन हैंगे। तो बस यही है कि जिसमें हिम्मत है, जज्बा है, वो आगे बढ़े, काम करते रहे तो एक न एक दिन उस मुकाम में पहुंच सकते हैं। पर अभी वर्तमान की स्थिति बहुत, पृष्ठभूमि बहुत बहुत थोड़ी गलत है। बस इतनी बात मैं बहुत कहना भाई, चाहता अभिषेक भाई से मैं हमेशा संपर्क में रहता हूँ। ये बहुत संघर्षशील बच्चा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। कब जब भी पूछता हूँ तो ये कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बोर्ड लगाने के अंदर, और कहीं कहीं पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी कहीं टांग अड़ाता। मैं भी इंजीनियर हूँ, तो ये जो बात इसने कही, ये बहुत बड़ी बात कही है कि इसके अंदर एंट्री का पार्ट जो है बहुत खतरनाक है। नया जो जिनकी दुकानें जमी हुई है वो तो वहां अपने भांजे बतिए कैसे सेट, उनके धंधे खुल जाते हैं, उनका सारा सेटअप जम जाएगा, सारा हो जाएगा। लेकिन किसी नए आदमी जो कॉलेज से निकल करके एक इंजीनियर, जैसे मैं इंजीनियर बना, और गांव गरीब घर से जाकर के, और मुझे हुआ और मेरे नंबर थे और मुझे इंजीनियर बन गया, अब वो सपना अपने सामने नहीं है। बेरोजगारी का आलम इस स्तर तक पहुंच जाएगा। ये बात रूपचंद जी ने भी कही, ये बात हमारे जान में भी है। स्थिति ये प्राइवेट का जो मॉडल और ये जो पीपीपी का मॉडल है, इसमें बहुत अपने आप को टिपिकल है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर एक कंपनी केयर इंडिया है जो तेल निकाल रही है इसके अंदर। तो मेरे 2 हिस्से के लिए मैंने ट्राई की, तो मैं अप्रोचेबल हूँ काफी, थोड़ा बहुत लोगों से लाइजन भी है, बहुत ट्राई कर रहा हूँ मैं, 2 महीने से लग रहा हूँ। मेरा बच्चा भी ग्रेड 1 ऑफिसर है, इस तरीके से ट्राई की।
हम 3 महीने से लगे हुए हैं, सबसे हमें यश आ रही है लेकिन एंट्री नहीं हो पा रही है। वो पैसे भी 25 1 लाख रुपए वो पैकेज का बताया उन्होंने, लेकिन अब एंट्री करना ही टेढ़ा हो गया। अब आप किसी छोटी जगह पे जाके एंटर कर जाओ तो वह जिंदगी वहीं गड़ के रह जाएगी, सड़ जाओगे वहीं बैठे बैठे। तो ये जो लेयर है नीचे का, ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ एडजस्ट होगी? बेरोजगारी के नाम पे जो कह रहे हैं, ये रोजगार के नाम पे नो डाउट ये कॉर्पोरेट को अच्छा फायदा मिलेगा, इसमें किसी किसी को वेल्थ क्रिएट में जो ट्रिंकल डाउन थ्योरी में हो सकता है कोई 2 बूंद किसी को मिल जाए, लेकिन एक इक्विटेबल वेल्थ क्रिएशन का जो मॉडल है, या कोई ऐसा मॉडल जो कोई कोई मापदंड रखता हो, कहीं न कहीं कि भाई एक बीटेक किए हुए बच्चा यहाँ सेट हो जाएगा, आईआईटी वाला यहाँ सेट हो जाएगा, मेडिकल वाला यहाँ सेट हो जाएगा, ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेटरल भर्ती है, दूसरा सारा है। ये सारी स्थितियों को देखते हम बेरोजगारी से बिल्कुल इधर हो गए। इन सारी बात को हम देखें तो यूं लगता है कि आखिर ये 100 लाख करोड़ रुपए आएंगे, ऐसे खर्च भी होंगे, लोग कैसे कमाएंगे? मैं तो हिस्सा रहा हूं डिपार्टमेंट का लेवल का, जैसे AA क्लास ठेकेदार और इनके साथ मेरा रहा है। मतलब वर्ल्ड बैंक की टेंडर की कॉपी आई हमारे पास में, और उसके अंदर ये चीज कुछ क्लोज लिखे हुए थे। यानी उदाहरण के तौर पे मैं यदि कह दूं मुझे किसी को ठेका देना, तो मैं पहले से ही किसी को कह दूं कि जिसकी लाल कॉलर होगी उसको ठेका मिलेगा। एक उदाहरण है ये, जैसे कोई कोई ऐसा क्लोज जोड़ दिया तो पहले ही उसको कह दिया कि तू ऐसा बुशर्ट पहन ले जिसमें लाल कॉलर है। अब ऐसा कोई नॉर्म्स और ऐसा सिस्टम प्राइवेट में नहीं है, नहीं कोई इस तरह की व्यवस्था है प्राइवेट के अंदर के वो आदमी जो है गांव का गरीब या इसके व्यवस्था से एडजस्ट हो जाए, ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल जो एजुकेशन का सेटअप आप डिग्रियां लेकर के बैठे हो, किस तरीके से हम चलेंगे, एक बड़ी चिंता का विषय है। मैं इस अभिषेक से हमेशा संपर्क में रहता हूँ, बात पूछता भी रहता हूँ, क्या कर रहा है कि अंकल आज वहां गया हूँ, आज इस तरह से गया हूँ। बहुत मेहनती है बच्चा ये पूरा, और मेघ सिंह जी के जज्बे को भी मैं इसलिए सलाम करता हूँ कि ये हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन अंधेरा इतना छाया हुआ है कि कोई कोई किरण आशा की दिखती नहीं। अब उसको कहां से थोड़ा कैसे जवाब करें? दे दूं, मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं। हाँ लाल सिंह जी बोल लो, मैं आपको ही पुकारने वाला था। अब इसके बाद नहीं, में नहीं, हरलाल 3 जी, जवाब है हरलाल जी। मुझे, हाँ जवाब देने हैं। हाँ हाँ बोलिए। अब सबके जवाब मुझे ही देने हैं। हाँ दे दो आप, दे मैं दो। मैडम सरला से कहना चाहता हूँ कि यह देश जो भारतवर्ष है ये 1 से 30 करोड़ का है। इसकी जो जब हम वेट देखते हैं तो ये 130 करोड़ लिखने में जो जोड़ आता है। और आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इक्वलिटी नहीं है, हमारे यहाँ पर ह्यूमन राइट की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा नहीं है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमारे यहाँ ह्यूमन राइट सबको बराबर हैं। वुमेन, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ स्टेट। बट क्योंकि संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा हजूम है, और हजूम में अजीब अजीब तरह के सोच के लोग हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं। लाल सिंह जी, मैं लाल सिंह जी, लाल एक मिनट सरला जी, मैं लाल सिंह जी, ह्यूमन राइट में रोजगार और बेरोजगार भी आता है। ये अच्छा नहीं है, रोजगार और बेरोजगार भी आता है। रोजगार और बेरोजगार की बात कर रहे हैं हम, इक्वलिटी। अरे छोड़ो ना, लाल सिंह से ये पूछो कि अभी महिलाओं पे, नहीं महिलाओं पे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है अभी 2 हफ्ते पहले। उसके हिसाब से महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित भारत में है। झूठ क्यों बोल रहे हो फिर? कैसे झूठ देखो बोल लाल रहे सिंह, हो? 2 हफ्ते पहले आई रिपोर्ट, क्या 2 इक्वलिटी हफ्ते है? पहले की रिपोर्ट इक्वलिटी है मेरे देश में, मैक्स सिंह जी, ह्यूमन राइट्स है मेरे देश में। क्या मैक्स बात सिंह कर जी रहे सुनो। हो? रिपोर्ट। अरे लाल सिंह जी, मैं इनका एक बार मैं बताऊं, यार, यहाँ की देश आप को बात बदनाम पूछ रहे करते हो। थे। लाल सिंह जी सुनो, बदनाम क्यों करते हैं आप? देखो ह्यूमन क्यों राइट करते का हो मैं यार? पीजी मेरे को डिप्लोमा, बताओ, सुनो आप बताओ। सुनो तो सही, आप सुनो, पहले सुनो। एक राइट आप बताओ, महिला, एससी एसटी को नहीं है। आप पहले सुन लो। ह्यूमन राइट का मैंने पीजी डिप्लोमा किया है, रोजगार भी ह्यूमन राइट का पार्ट है। इसमें क्या है, क्या ये रोजगार 1 से हम जो 30 बेस्ट, करोड़ में आप कौन सा राइट लेके आओगे उनको? मैं कह रहा हूं लेटरल भर्ती हो रही है, ये जैसे अभिषेक ने बताया ये हो रहा है, क्या ये ये ह्यूमन राइट बहुत का झूठ, वोलेशन ये नहीं बात है? झूठ है जो तुम कह रहे हो। लेटरल भर्ती कहां से हो गई? वो नॉमिनेशन है, अरे आप भी करते थे। मैं कह रहा हूं प्राइवेट के मॉडल में क्या भर्ती का सिस्टम है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैग सिंह जी का जवाब देने दो। हाँ
ई नहीं, ये नाम जो बहुत ह्यूमन राइट में आप महिलाओं बच्चों इनको छोड़ो, ह्यूमन राइट में ये भी रोजगार भी एक शामिल है कि अरे रोजगार यार, के मामले। जिस दिन रोजगार हो जाएगा हम अटोपिया में चले जाएंगे, हम हो जाएंगे आइडियल। ह्यूमन राइट होता है बेरोजगार भी, लेकिन हम वो तो आइडियल पोजीशन है। हम 130 करोड़ हैं, कितनों को देंगे? और दे ही रहे कमाल हैं। एक सेकंड कमाल सुनो होगी आप। बात ही पूरा सब आदमी की रोजगार अरे के गलत नहीं बात दे बोल रहे पाए, हो आप लोग। ई रोजगार नाम नहीं। का जो क्वेश्चन किया था उसका जवाब देने दो। ई नेम जो प्लेटफॉर्म है उसमें कोई भी फार्मर अच्छे से व्यापार कर सकता है। ये गलत कह रहे हैं कि फार्मर को रोका हुआ है। फार्मर झूठ कैन है। डू। आप कानून उठाइए और सेक्शन 7 मैंने पढ़ पढ़िए। लिया। अरे मैंने इलेक्ट्रॉनिक इसीलिए पढ़ा कि कहीं मैं गलत ना इनाम बोल नहीं दूं। है वो, नहीं आपको नहीं, पता ही मैंने नहीं पढ़ है। लिया, वो मैंने वो पढ़ा है कंसेप्ट हालात इनाम में। नहीं है। आप पढ़ लीजिए। इनाम 10 साल से बड़ा हुआ है, वो नया प्रपोज ई है नाम और कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक। अरे भाई पढ़ और ले, कौन सा किताब पढ़ ट्रेड ले है? ई पहले। नेम से ही हो रहा है ट्रेड तो। नहीं, नया प्लेटफॉर्म एक्सचेंज है, कानून में पढ़ो। जो ट्रेड अरे प्रमोशन का क्या कानून एक्सचेंज है है यार, उसको कोई उठाओ, एक्सचेंज नहीं है। सेक्शन अच्छा 7 पढ़ो ठीक है, उसका। आपने आपने बताया स्टोर वाला। मैं हाँ, स्टोर वाला एक तो सबको ही खत्म किया है। वो इनाम नहीं महक है सिंह लाल मतलब सिंह महक जी। सिंह फार्मर को महक लेकर सिंह के जी आप लाल महक सिंह सिंह जी वो इनाम गलत नहीं महक बात सिंह कर है। जी रहे हो। लाल सिंह जी लपेटा मत, वो इनाम नहीं है। चलो इनाम ठीक खत्म है 10 साल से बड़ा हुआ है। क्यों लपेट सॉरी रहे हो जो मैं एक पता नहीं बात किसी कहूंगी चीज का। जस्ट महक सिंह जी, जस्ट एक मिनट। हाँ जी। अगर ये कृषि का कानून यहाँ पे होते, जैसे यहाँ पे भी चेंजेस आए थे, और अगर यहाँ पे होते तो मेरी जमीन जा रही होती तो मैं गवर्नमेंट मुझे हेल्प करती, मेरे प्लीज लिए कोई मैडम, कोई प्रोविजन जमीन नहीं देती जा रही है, कि झूठ फैला रहे हैं। कोई जमीन नहीं नहीं जा रही झूठ तो कहीं भी। हाँ जी लाल सिंह जी, आपको अभी पता पूरा इसमें नहीं है, नहीं जा रही है ये मुझे आपने बताइए कोई जमीन जाने का कौन सा क्लॉज है? लेट अच्छा मी नो। इसका डिस्कशन कर लेंगे। आपको अभी क्या हाँ वो देखिए, जी झूठ न्यूज क्यों वाली बोल दिया। खबर है आपके पास में, तो रामनारायण जी एमपी से जुड़े हुए हैं। रामनारायण जी अब अपने आप बिजनेस के पार्ट हैं, और मैं आपके पास में ये आऊं कि आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या ऐसा फायदा आपका जो है, क्योंकि कॉरपोरेट इतना भारी आ चुका है, फोर्टिफाइड फूड से लेकर के खाद बीज के अंदर लेकर के, और वालमार्ट और इतनी बात के अंदर आकर के आपने इसके बारे में क्या प्लान बनाया है अपने बच्चों के लिए कि ये जो बात, ये गति शक्ति योजना आएगी, इतना हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा करेगा, तो इसके बारे में कभी आपने चिंतन लगाया या क्या कोई बात सोची इसके बारे में? 2 मिनट अपनी बात को रखो। सर मैं अभी गमी में हूँ, परिवार में गमी हो गई तो वहाँ बैठा हूँ, खाली सुन रहा हूँ बस थोड़ा, है ना। अच्छा ठीक ठीक है ना। ठीक है, हाँ, एक चलो गमी हो गई चलो परिवार में तो उसमें बैठा हूँ जा। चलो ठीक है। अब राम प्रसाद जी मुंडेल हमारे लास्ट है, हरलाल जी वगैरह चले गए, तो अब हम सम अप करेंगे। राम प्रसाद जी अपनी बात को रखो। आप खेत में काम करने वाले पढ़े लिखे युवा, युवा तो नहीं है, मेरे साथ के हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। तो बात यह है कि आप क्या सोचते हो कि इन बच्चों का भविष्य क्या है? हमने जो मॉडल बनाए हैं उसमें कहाँ पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, क्या होगा कैसे होगा, इसके बारे में फिर सम अप करने के लिए रूपचंद जी 2 मिनट बोलेंगे, हम फिर मीटिंग को ओवर करेंगे। राम प्रसाद। सभी विद्वान जनों को मेरा नमस्कार, राम राम। साहब मैं खेत में ही हूँ वैसे, काम कर रहा हूँ और आपकी बातें सुन रहा हूँ। मुझे महक सिंह जी की बात में बहुत दम लगा, वो प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, और लाल सिंह जी भी बात जो बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो एक तरफ की बात है। हम आम जनता की बात सुनना चाहते हैं, हमारे किसानों की, जो करीब 60% भारत में किसान हैं। तो इन सब बातों से, इन कानूनों से तो ऐसा लग रहा है कि हमारा तो भविष्य अंधकार में लग रहा है। हमारे बच्चे, न तो कोई रोजगार मिलेगा, हम केवल लाचार मजदूर बन के रह जाएंगे अगले 10 साल में। इसके लिए मैं महक सिंह जी का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सरला मैडम जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि उन देशों में कुछ मानवता है, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये कानून बता रहे हैं ना, लाल सिंह जी कह रहे हैं या हम मानवता है, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है। ये इस प्रकार अगर चलता रहा तो ये देश मतलब बर्बाद हो जाए। क्रांति तो यहाँ हो नहीं सकेगी, क्रांति के सूत्र यहाँ देश में है नहीं। तो मुझे आप लोगों की बातें बहुत ही अच्छी लग रही है, और मैं इनको धीरे धीरे अपने आसपास में भी फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हो गया हूँ, भाई ये बच्चे क्या करेंगे हिसाब से। और आप सबका धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। और जो मेरी भावना यही है, मैं ठेठ किसान हूँ और खेती से जुड़ा हूँ, और अभी भी खेती कर रहा हूँ। धन्यवाद आप चलो सबका। रूपचंद जी आप अब सम अप करिए।
कि अब ये देश उधर बढ़ चुका है। अब हम इस बात पे आ गए हैं, किसी भी देश का मुद्दा नहीं है, हम इस बात पे आ गए हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, सारी स्थितियां उस तरफ आ चुकी है। चाहे मॉडल क्लोन का था तो भी उन्होंने नकल कर ली है। मेघ सिंह जी की बात यहाँ पुष्टि करती है कि क्लोन तो करो लेकिन पूरा करो, अध किचरा बीच का मत करोगा, आप वहां के कानून भी लाओ, वो लाओ, और कुछ बजट को ऐसे बांटो, करो, इस तरह से करो। तो इस ह्यूमन सोसाइटी में क्या हम एक नई किरण क्या ढूंढ सकते हैं? कोई ऐसी बात हमारे दिमाग में कोई ऐसी आ सकती है क्या कि यदि हम ये कोई बात करें ताकि ये भी ये मॉडल भी ठीक है, चलो आ गया तो आ गया, अब इसमें जैसी भी रेल है या जैसा भी झूला है जिसमें हमें चक्कर आएंगे तो आएंगे, जिस झूले में हम बैठ गए तो बैठ ही गए, हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं, हमें यही जीना है, यही मरना है। अब ये सारी बात होने के बावजूद क्या एक तो ये रास्ता है कि नहीं, मरे कुछ नहीं होना जाना है, फाइट करो और मर जाओ और इनसे विरोध करो। एक ये है कि भाई इसको एडजस्ट करो जो जिस है। अब एडजस्ट करने के बीच में क्या ऐसा रास्ता ढूंढा जाए कि ये मेन बात मैं इसमें ढूंढ रहा हूं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ढांचा, ये प्राइवेटाइजेशन, ये रोजगार को टोटली कोलैप्स कर रहा है। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर है। एक हमें यूं लगता है कि हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, किसकी? कॉर्पोरेट की गुलामी की। गुलाम तो वैसे हम सरकार के तंत्र के तहत थे, लेकिन लोकतंत्र की गुलामी के सिवाय हमारे ये जो है वो हमारा दबाव इन लोगों के अंडर में जा रहा है। इस बात पे अपनी 5 मिनट में बात रखो, फिर हम इसको सम अप करें। सबको नमस्कार। नमस्कार। अपना जो समझ है वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है कि ये जो सिस्टम जो चल रहा है, जिस झूले में हम हैं भारत वाले में, ये विश्व के झूले का एक पार्ट है, एक बात। और विश्व का झूला जो है उसके दो ही पिलर हैं, एक है मनी और एक है पावर। और मनी वाला जो है आजकल पावर को टर्मिनेटेड करता है, क्योंकि मनी की सेंट्रलाइजेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे है और पावर जो है वो प्लेयर है नेशनल लेवल। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां सब राष्ट्र के दायरे में खेलती हैं, इसलिए पार्टियां जो हैं वो नेशनल प्लेयर हैं और उनके मुकाबले में जो ओलंपिक प्लेयर खेलने वाले हैं वो हैं कारपोरेट्स। और कारपोरेट जो है वो नेशनल प्लेयर को, चाहे ए बी सी कुछ भी कंट्री का हो, उसको अपनी टर्म में डिक्टेट करते हैं और अपने मुताबिक उनको चलाते हैं। पहली बात। और कारपोरेट्स ने इस पर ला दिया है कि सारी दुनिया जो है वो पैसे को ही विकास मानती है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट माइनस है और नेचुरल रिसोर्सेज को उजाड़ कर सारा किया जा सकता है। और वो इतने एडवांस चल रहे हैं कि दो एग्जांपलें दे दूं आपको कि 2008 में जब मेल्ट डाउन हुआ था तो 9 में एक मीटिंग हुई टॉप, जो अभी 2 साल पहले 2020 में जो लीक आउट हुई थी 19 में, 8-9 टॉप क्लास वर्ल्ड के जो बड़े थे मिले कि अच्छा अब कैसा सिस्टम अडॉप्ट किया जाए जिससे हमारा पैसा जो है वो लगातार बनता रहे। उन्होंने ये फार्मूला दिया कि बायो कैपिटलिज्म पर आ जाओ। बायो कैपिटलिज्म में है वैक्सीन मेडिसिन, बायो कैपिटलिज्म में है हेल्थ, बायो कैपिटलिज्म में है फूड, बायो कैपिटलिज्म में है पानी और बायो कैपिटलिज्म में है ऑक्सीजन। ये 4-5 चीजों को आप लगातार, कोई आदमी रोटी के बगैर नहीं रह सकता, कोई आदमी बीमार हो तो दवाई के बगैर नहीं रह सकता, कोई आदमी ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता, कोई आदमी पानी के बगैर नहीं रह सकता। इनके व्यापार के लिए आस्ता आस्ता वो आगे बढ़ रही हैं बातें। और 2018 में अभी पैंडेमिक नहीं आया था, एक इन्फॉर्मेशन है कि पैंडेमिक आ सकता है। 2018 में उन्होंने मॉक ड्रिल कर दी थी यूएसए वालों ने, मॉक ड्रिल, कि अगर पैंडेमिक आ जाए तो हम इसको कैसे यूज करेंगे अपनी अथॉरिटी और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। इसका मतलब अथॉरिटीज बढ़ाने के लिए सारे चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्ता ये नजर आता है कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो अर्थ प्लैनेट को लिविंग से नॉन लिविंग बना देगी, एक बात। और ये 14,000 साइंटिस्टों का जो ग्रंटेड ओपिनियन है कि 2100 के बाद तो ये नॉन लिविंग होगा और 2030 के बाद ये हो जाएगा सारा क्लाइमेट इरिवर्सिबल। अभी आप देखो जो गुलाब आया था, गुलाब वेस्ट बंगाल से चला, बे ऑफ बंगाल से, उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के फिर वापस आप दोबारा वो शाहीन बन करके वापस लौटेगा। और कौन सी स्पीड से आएगा वो पता ही नहीं। मतलब कि ये जो तैयार क्रॉप्स थी, चाहे वो सोयाबीन हो, कपास हो, मूंगफली हो, वो सबका सब कुआड़ा कर दिया वो पैडी वाले को। इसका मतलब ये नेचुरल फरी जो है, नेचर का जो गुस्सा है कुदरत का, ये हमको इंसान को क्लाइमेट पर भी, इस पर एग्रीकल्चर भी हार्म करेगा
इंडस्ट्री को तो करेगा करेगा, और कारपोरेट को जो खुली छूट देगा वो ह्यूमन सोर्स को कैसे निचो। रास्ता एक ही बचता है, वो है कि नेचुरल एग्रीकल्चर हो और उसके लिए 50% बजट जो है मांग की जाए, और तब जाकर के भारत के लोगों को और दुनिया के लोगों को जीने लायक, बस जीने लायक, अयाशी नहीं, जीने लायक जिंदगी जो है सब जी सकते हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी भी होगी, इंसान खुद हेल्दी भी होगा और जिएगा भी, और वो नेचुरल एग्रीकल्चर में 50% बजट हो तब जाके बात चलती है। इस पर नई सोसाइटी चाहिए कि अगर नेचुरल सोर्स और ह्यूमन सोर्स से तबाह हो जाएंगे तो पैसे से ना लाइफ बनती है, ना खून बनता है, ना बच्चे बनते हैं, कुछ नहीं बनता। पैसा तो एक मीडियम ऑफ चेंज है, नेचुरल सोर्स और ह्यूमन सोर्स को अगर बचा सकते हैं तो नेचुरल एग्रीकल्चर बना सकती है और हमें जिंदा भी रख सकती है। यही मेरी नई सोशियोलॉजी जो प्रो नेचर प्रो ह्यूमन हो, इस सोशियोलॉजी को प्रोत्साहन दिया जाए और मनी और पावर सेंट्रिक सोशियोलॉजी जो आ रही है उसके बदले में पेश किया जाए। ये मेरी तरफ से एक राय है, इसको आप साथ एक रूपन जी, एक सवाल मेरा है, वो लाल सिंह जी कुछ 1 मिनट के लिए रुके, आपको 2 मिनट देंगे। फूल कुमार जी हमारे साथ फ्रांस से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम लास्ट में अपना कमेंट लेंगे। मैं कल एक ग्लोबल हंगर का जो इंडेक्स आया, इसके ऊपर एक अर्थशास्त्री की बात सुन रहा था। उसने एक बात कही कि ये विटामिन बेचने वाली जो कंपनियां है, ये बात चली थी कि ये रिपोर्ट फर्जी है। ये जो रिपोर्ट है, ये भारत जो 101 नंबर पे है, 116 देशों में 101 नंबर पे है, तो ये जो एक 2 कंपनियां करती है इसका, तो ये इसको हम सही नहीं मानते। और उसके अंदर एक अर्थशास्त्री था जो प्रो बीजेपी था, उसने अपनी बात को रखा कि ये विटामिन बेचने वाली कंपनियों का ढकोसला है, क्योंकि इंडिया एक मार्केट है बहुत बड़ा, जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो हंगर का बनाने के बाद में जब मैं उधर भी गया तो मेरे फोर्टिफाइड फूड की भी दिमाग में बात आ गई, विटामिन वाले भी अनिल आज जुड़े नहीं, बाकी मैंने उनको टॉपिक यही ग्लोबल हंगर का दिया था। मैंने कहा हम इस बात पे भी पहुंचे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, वो इंडेक्स कोई आदमी कहे कि मुझे इस पे विश्वास नहीं है, इस इंडेक्स पे कि इंडिया 101 पे है, लेकिन उसके अंदर कारण जो उस अर्थशास्त्री ने बताया कि ये विटामिन बेचने वाली जो कंपनियां हैं वो इस तरह से भारत को ट्रोल कर रही है, इस दिशा में बेच रही है। इसके बारे में आप क्या बात सोचते हैं? इसके बारे में आपकी सीधी बात है कि जब मैंने अपना अकाउंट बैंक में रखा है तो बैंक को पता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, बैंक उसमें टैक्स निकाल लेता है और मुझे पैसे देता है, इनकम टैक्स निकाल जितना मुझे आता है। अगर वो पैसे मैं घर पर रखूं और छापा पड़ जाए और पता है कि मैं कहूँ ना मेरे ये झूठ है, मेरे पास पैसे है ही नहीं, देखो मेरे पास बैंक अकाउंट, जब इंडिया ने खुद डाटा देना बंद कर दिया है पहली बात, तो बाहर वाले जो अपना एस्टिमेट लगाते हैं आपकी बीमारियों से, आपके रेट ऑफ डेथ से, आपके से, तो जो 3 डाटे आए हैं, एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डाटा आया है, अगर तुम्हारे पास डाटा नहीं तो बाहर वालों का एस्टिमेट तो है जो आप उनसे वो कैलकुलेट करते हैं जहां से। अभी एक डेमोक्रेसी के बारे में डाटा आया है जिसमें कहा गया था जे इसका अमेरिका का कि ये पार्शियल डेमोक्रेसी है। बीडेम की रिपोर्ट ये आई है कि जहां इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। इसका मतलब ये है कि उसको हम कहेंगे गलत है, ऐसा उसको प्रूव करो। एक बात, टाइम की आप जो ग्लोबल मैगजीन है उसके 6 आर्टिकल देखो, 3 तो मोदी साहब की पीएम की सपोर्ट में आए, वो तो ठीक है, और 3 उनके खिलाफ आए ने, वो तो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अबे एक मैगजीन जो आपकी तारीफ करता है तब तो आप वर्ल्ड लीडर, और जब उसको आप नुक्सान निकालता है तब तो हम डिफाम करने की कोशिश। ये जो ड्यूल पॉलिसी जो होती है ना, ये बेईमानी की, इस बेईमानी का आधार तब होता है कि जब आपके पैसे बैंक में पड़े हैं और फिर कोई कहे क्या देखो जी इतने पैसे रूपचंद जी से मिले हैं, अरे भाई मेरे पैसे वो पड़े हैं, भाई देखो बताओ कहाँ मिले हैं। इसका मतलब जब अपने अंदर बेईमानी हो तो फिर अपना झूठ बोलना पहला फर्ज बनता है कि जो चीज बाहर से कोई हमें पिन पॉइंट करता है हम उसको रिफ्यूज करते, और कोई अल्टरनेटिव इनके पास कोई नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं झूठे के पास स्वाय रिफ्यूज करने के, क्योंकि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा जो देते नहीं है, इसलिए इनके पास यही जवाब बनता और कोई नहीं बनता। चलो ठीक है। हाँ लाल सिंह जी आप बोलो, फिर फूल कुमार जी को लेऊंगा मैं, फिर अपना समाप्त कर देंगे मीटिंग को।
हाँ, क्या कहना चाह रहे थे लाल सिंह जी, आप बताइए। लाल सिंह जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हम्म। मैं ये कहना चाह रहा था कि देश की प्रगति अगर होती है तो वो दिखती है, हमको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर हम देख रहे हैं और उसको न देखने का अगर हम गोरख धंधा पाले हुए हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। यू कैन गिव द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट गिव द सॉल्यूशन फॉर द शंकाएं, इल्यूजन। आप ये बताइए, मुझे बिल्कुल क्लियर कर ये कहने में 1 से 11 नंबर पे है भंगर में, मुझे बता दीजिए आप जहां रहते हो उसके आस पास, जहां भी रहते हो, XYZ, ये रूपचंद जी जहां रहते हैं, आप जहां रहते हो, मुझे ये बता दीजिए कितने लोग भूखे हैं। अगर आप एक बता देंगे तो मैं आज से बात करना बंद कर दूंगा। देखो, एक ऐसा बता नहीं दोगे, है लाल सिंह जी, ऐसा एक नहीं बता है। दोगे, भूख हंगर में हंगर माने भूख होती है। एक बता दो आपके आसपास, चलो छोड़ो, नहीं बता पाओगे। दूसरी बात यह है कि जो विकास हुआ है, मैं नहीं कहता किसने किया, लेकिन वो विजुअल है। मेरे हर घर में, हर गांव में ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। द कनेक्टिविटी इज एटमोस्ट, रोड है, पानी है, बिजली है, कनेक्टिविटी ऑफ द ब्रॉडबैंड है। अच्छा, दूसरी बात, 1 से 40 करोड़ में कोई जहां तहां कोई केस आ जाता है, जो हम सोशल मीडिया के उसमें रहते हैं, तो उसको बढ़ा चढ़ा के पूरे विदेशों में बदनामी करते हो। मेरा ये देश आज डेमोक्रेसी में सबसे नंबर 1 पर है, अमेरिका भी नहीं लगता। तो आप क्यों ठीक, इसको नहीं मानते हो? ठीक है। नंबर तो ये रैंकिंग आपकी रैंकिंग से पार नहीं अच्छा, पड़ती लाल सिंह जी। हनुमान जी एक बात कहता हूं मैं सिर्फ, हाँ, बस एक ही बात है हाँ, कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन जा रहा है। इसका मतलब वो 80 करोड़ लोगों के पास परचेजिंग पावर जीरो है। नहीं, 80 करोड़ एक मिनट, लोगों के पहले पास में 3 मंजिले मकान है, वो भी ले रहे सुन हैं। तो सुन तुम लो वो आसपास ढूंढ के बता दो मुझे, एक गलत मिनट मत हंगर, करो यार। हंगर, अरे सुनो, हाँ, भूख की हंगर नहीं बात कह आ रहा रही हूँ, है। तीन मंजिले मकान है जिनका देखो, जमीन है, वो भी ले रहे हैं। लाल सिंह जी, 4 फैक्टर है हंगर के, GHI के, इसलिए उसमें अपने ज्यादा अच्छा, गहराई में आज अपना टॉपिक दूसरा है। तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है ये। और वो 5 किलो राशन है। 5 किलो का राशन 5000 ग्राम डिवाइडेड बाय 30, 166 ग्राम रोज का। और 166 ग्राम को 3 वक्त डालो आप, नाश्ता कितने का करना है आपने, और लंच कितने का करना है, और कितने का करना है। ये साफ सिग्नल है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात मानती है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर रही है कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो खाने को लाचार हैं। एक बात, अगर वो 3 मंजिला ले रहा है, इसका मतलब कि 420 कर रही है कि उनके पब्लिक के गरीबों के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ 420 ही है। चलो, ये अभी लाल सिंह जी, ये डेटा जो है ये कोई झूठा नहीं है। डेटा इतना झूठा नहीं कह सकते। चार पैरामीटर्स हैं इसके, इस बात के अंदर आया। तो मैं फूल कुमार जी, आप लेट जुड़े, हमने जो बात की उसको मैं 1 मिनट में समाप्त कर दूं। भारत के अंदर 100 लाख करोड़ का एक बजट का एक नेशनल प्लान बना गति शक्ति के नाम से, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की एक व्यवस्था कायम की, जिसमें नदियों का भी मामला है, उड़ान के मार्फत है, और पोर्ट है जो भी जितने हैं, जिसमें 12 में से 7 अडानी के पास ही है, बाकी गवर्नमेंट के पास है। और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो ढांचा खड़ा होगा। तो हम इस बात पे पहुंचे थे कि ये सारा ढांचा कॉरपोरेट के हित में ज्यादा है, आम जन के हित में नहीं। आम जन में इन्होंने लिया कि भाई किसान को फायदा होगा, कि किसान का माल वहां पहुंच जाएगा। तो मेघ सिंह जी ने कहा कि किसान का माल किसी ने भी खरीद लिया तो वो पहुंचेगा कॉरपोरेट वाले का, वो तो व्यापारी का माल होगा, वो व्यापारी अपना एक्सपोर्ट करेगा, जो भी होगा। फिर हम यहाँ पे पहुंच गए थे, हंगर भूखा बैठा देश तोड़ बाहर भेजने की क्या किसान के माल को जरूरत है, यहीं बांट दो, यहीं कुछ सिस्टम बना दो, और ऐसा सप्लाई चेन बना दो, अच्छी सी सेव यहाँ के लोग भी खा लें, और करके आप उनको पूरा दे करके मार्केट को आप पोर्ट पे ले जाके बाहर मत भेजो। ये बात भी बीच के अंदर उभर करके आई। और इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे के अंदर हुआ कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा? कि हमें जो है वो बढ़ाना है, इंडस्ट्री के लिए बढ़ाना है। अब इंडिया क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हब है, उस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर रहे,
तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आपने बहुत बड़ा प्लान बना दिया गति शक्ति के नाम से, और ये इवेंट मैनेजमेंट का इस गवर्नमेंट का फंडा है वो उस हिसाब से है। तो इन हम सब बातों पे कर रहे थे, तो कुछ लाल सिंह जी हमारे ट्रेजरी बेंच से कुछ ऐसी भी बात रखते हैं। मेघ सिंह जी चले गए, वो अपनी बात को रख के काफी सशक्त तरीके से रखी। रूपचंद जी ने भी अपनी सोशियोलॉजी, और बात यहाँ से हुई थी कि भाई वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं ये कॉर्पोरेट वाले, वो नेचर और ह्यूमन को निचोड़ करके कर रहे हैं, और जनता आम को जो पीसी जाएगी ऐसा मॉडल जो है वो कारगर मॉडल नहीं है, और ये जो देश बढ़ रहा है वो सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है। ये आज के मतलब जो है इस फोरम का ये मुद्दा ऊपर से आया था। तो फूल कुमार जी आप भी अपनी बात को इसमें रखें, और फिर हम समाप्त कर देंगे। कोई विशेष बात आएगी किसी की तो ले लेंगे। जी सर, नमस्कार जी सभी को। एक थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ों में लगा रहता हूँ, वीकेंड पे भी कई बार प्रोफेशनल भी असाइनमेंट आ जाती हैं तो वो भी करनी पड़ती हैं, और वैसे भी फ्री टाइम होता है तो आपको पता भी है, और भी चीज़ें काफ़ी करते रहते हैं। और ऑब्वियसली आपके इवेंट का तो बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहता है जब भी आप लोग लिंक भेजते हो, चाहे लेट जुड़ें चाहे थोड़े टाइम के लिए जुड़ें, पर जुड़ने की ललक जरूर रहती है। और डिस्पाइट दैट, एक जो लास्ट टाइम हनुमान जी आपने ही एक बड़ी ज्ञानवर्धक बात बताई थी कि संघ का एक एजेंडा है कि कहीं पे भी वैक्यूम मत छोड़ो, चाहे वहाँ पे उन्हीं के लोगों को उन्हीं का बता के, लेकिन अपने हिसाब से ट्रेंड करके घुसा दो, और वहाँ पे अफरा तफरी भी मचा के रखो, और वहाँ की इंफॉर्मेशन भी लेके आते रहो। तो जो आप लोग जो काम कर रहे हो ना सर, मैंने मेरे दादा से एक बात सीखी थी कि बेटा, जन्म पिछला अगला तो नहीं है, लेकिन पीढ़ी पिछली अगली जरूर है। जन्म अगले पिछले का तो किसी के कर्म चढ़ता नहीं है, लेकिन पीढ़ी का कर्म चढ़ता है अगली पिछली का अगली पे। तो ये जो हमने जो ये इतना बड़ा बीड़ा जो आप लोगों ने उठा रखा है, ये पीढ़ियों को बचाने का बीड़ा है, नस्लों को बचाने का प्रैक्टिकल वे में। और ये प्रूवन परफेक्ट है कि पिछली पीढ़ी का किया अगली पीढ़ी को चढ़ता है। वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चढ़ता है, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव चढ़ता है। तो यहाँ पे हमें ओवर कॉन्शियस तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कॉन्शियस आप हमें इस ग्रुप में जरूर होना चाहिए, यहाँ पे भी, और हम उजमा में भी ट्राई करते रहते हैं कि हम जो कोर लेवल की बातें होती हैं वहां पे हम ये चीज मेक श्योर करते हैं कि वहां पे हमारे अंदर कोई इनकी विचारधारा, जो ये संघ ये इस फिलोसफी पे चलता है, जो आपकी ही दी हुई शिक्षा है मेरे को, कि अपने लोगों का को हर जगह घुसा के रखना जरूरी है, वैक्यूम नहीं छोड़ना है। वहां बोल सकते हो, अफरा तफरी कर सकते हो तो करो, नहीं तो चुपचाप इन्फॉर्मेशन तो कम से कम वहां से लेके ही आओगे। तो सर, एक तो आप जो ये कर रहे हो, आप वो काम कर रहे हो कि पीढ़ियां आने वाले वक्त में आप लोगों को याद करेंगी कि वो एक ये हमारे पुरखे थे जो ऐसे वक्त में ऐसी चीजें करते थे कि बाकी जिनका इन चीजों में ध्यान ही नहीं जाता था। तो एक तो प्लीज मेरी सबसे बड़ी राय यही है कि जैसे फसल की तो बाढ़ करने में हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन नस्ल और ये विचार जो है, ये विचारों से ही नस्ल बनती है, इनकी रक्षा करने के लिए हम उतने ओवर कॉन्शियस या कॉन्शियस नहीं रहते हैं। इसलिए एक तो रिक्वेस्ट यही है कि इन मीटिंग्स में इनवाइट देख के किया करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत लिया करें जो आंख मीच के कबूतर की तरह सोचते हैं कि बिल्ली झपट्टा नहीं मार रही है, और उनको लगता है कि बिल्ली ही तुम्हारी है, तुम्हारा वही भला कर रही है। तो एक तो रिक्वेस्ट ये है सर। और दूसरा, देखो, सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद अगर कोई आदमी फिर भी घुस जाता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी प्रिकॉशंस जरूर होनी चाहिए। उन पे सिर्फ इसलिए रहम नहीं होना चाहिए कि वो मेरी जात का है, मेरी बिरादरी का है, मेरे घर का, मेरे कुनबे का, इसलिए ले लो यार, क्या बिगड़ता है। बेशक वो कई बार बात होती है कि जयचंद और ये जो भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं धोखाधड़ी के, परिवारों से ही निकल के धोखे लोग करते हैं, चाहे ये पॉलिटिक्स में तो रोज के एग्जाम्पल कितने ही काउंट कर लो। तो ये इस लिहाज से किसी के ऊपर रहम नहीं किया जाए कि तू तो मेरे कुनबे का है, आजा बैठ जा। वो क्या पता आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के वही देता हो वहां पे। तो पहला पॉइंट। दूसरा जो मुद्दे हैं हंगर इंडेक्स की, जैसे यहाँ पे बात हुई, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। शायद ये रूपचंद सर बोल रहे थे कि जब इनकी प्रशंसा कोई एजेंसी फॉरेन वाली करती है तो इनके लिए उसको ये बढ़ा चढ़ा के पॉजिटिव बताते हैं अपने, और ये सच है। ये इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए लोग हैं। जब इनका ही समाज इनकी ही बातों को नहीं मानता है तो ये वेस्ट की रेफरेंसेस देकर के उन चीजों को वहां पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और इससे प्लेंटी प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगे निकल के। जब भी कुछ पॉजिटिव चीज होगी वो भी उनकी दिखाएंगे, नेगेटिव होगी तो नहीं जी, हमारे ऊपर तो जी प्रोपेगेंडा है जी, ये तो जी यहाँ पे वो हो रहा है।
और दूसरा बात, जिसको ये बोलता है कि उसको भूखमरी नहीं दिख रही है, और ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये कौन सा भूखा है इनमें, या इनके आसपास कौन सा भूखा है। जनाब, कहाँ ढूंढ रहे हो आप? ये वो लोग हैं जो सोच से भी अमीर हैं, जो अपने विचार से भी अमीर हैं, और ठीक ठाक संसाधनों से अपना काम चला रहे हैं, लेकिन ये समाज के लिए सोच रहे हैं। जा करके जिस गांव से आते हो ना, उस गांव का सर्वे करके देख लेना, वहां पे कितने परसेंट, आपको सारी इंडिया का ठेका लेने की जरूरत नहीं किसी को, अपने गांव का सर्वे करके देख लो। इवन जो आपके किसान बिरादरी है, दलित बिरादरी है, ओबीसी बिरादरी है, उनका सर्वे करके देख लो अपने वहां का। रियल टाइम में पता लग जाएगा, ये एक सैंपल से, छोटे से सैंपल से पता लग जाएगा कि 101 का जो हंगर स्ट्राइक है, सॉरी जो हंगर इंडेक्स है, वो सच है कि नहीं है। किसको किसको गलतफहमी में डाल रहे हो आप लोग ये पता करके? अरे तो यहाँ सर बैठे प्लीज हैं उनके मेरा किसी रिक्वेस्ट गांव यही में है। एक आदमी भूखा नहीं है। यहाँ अरे बैठे हैं सर कितने, उनके प्लीज, किसी भी गांव में आप एक ना आदमी गुमराह ना भूखा करें नहीं चीजों को, है। गुमराह कर रहे हैं आप हर चीज को। यहाँ 10 लोग बैठे हैं, सबका ब्यों ठीक है, इसका मतलब पूरे इंडिया का ब्यों ठीक हो गया? क्या बात कर रहे हैं जनाब? अरे मेरे गांव उनके में आ गांव जाओ, की आपको कह मैं रहा दिखाता हूँ, हूँ। उनके मेरे गांव गांव की में कह रहा हूँ, आइए, जो उनके मेरे गांव गांव के लोग में, बता अरे रहे हैं। जनाब मेरे गांव में आइए। 6,000 रुपए की बाट देखते हैं जो साल में 5-5 एकड़ के किसान है, वो भी सरकार की तरफ से इतना भूख, इतना हंगर इंडेक्स है आपका। जिस किसान के घर पे 5 किले की जमीन है, और कौन जो से जिले दलित और में ओबीसी आपके है उसकी गांव? तो बात ही मत करो। प्रैक्टिकल जाकर के चेक कर लीजिए ग्राउंड पे। एनीवे, थैंक यू, मेरे को आज इतना ही बोलना था। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर। हेलो। के बाद सारे हाँ, चुप हो अच्छा गए। लगा फूल कुमार जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर। फूल मैंने कुमार जी, बोल लिया सर, आप बोल लीजिए, आप लोग बोल लीजिए, मेरा हो गया। फूल तो कुमार जी मुंडेल नमस्कार। साहब, आप बता दो आपके गांव में कितने भूखे हैं? मैं बता देता हूँ, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ मेरे गांव में कितने भूखे हैं। मेरे गांव नहीं में नहीं, मुंडेल 70% साहब से जाट है, पूछ उन रहा हूँ, 70। आपसे नहीं पूछ रहा, लिसन, वहां पे अरे अब डाटा सुन मुंडेल लो साहब। चुपचाप। अब चुपचाप डाटा सुन हाँ जी। लीजिए। अब आपने पूछा है कि मेरे गांव में कितने भूखे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ बैठा बैठा ही बता रहा हूँ। मेरे पास रिपोर्ट है यहाँ बैठे बैठे की, आपके पास नहीं, ग्राउंड पे आपसे बैठे की नहीं रिपोर्ट पूछा नहीं जा होगी। रहा, मुंडेल से पूछा जा रहा है, राम प्रसाद जी मुंडेल। जिससे भी पूछना है, सबके पास डाटा है, इस चीज का प्रैक्टिकल डाटा है। मेरे गांव में इनका इनका डाटा चाहिए कि ये भी भूखा है क्या, ये प्लीज तो लेट पूछे मी, नहीं एक आपसे। एक डाटा तो मैं दे देता हूँ, जींद के निडाना गांव का जाकर के चेक कर लीजिएगा, यहाँ बैठा बता रहा हूँ। पॉपुलेशन कंपोजिशन बता देता हूँ वहां पे। 70% के करीब जाट है उस गांव में, और 15% के करीब दलित है, और 15% के करीब टोटल ओबीसी हैं। ओबीसी और दलित को तो छोड़ो, जो जमीन वाले जाट हैं वो भी मेरे गांव में 10 एकड़ से ऊपर के सिर्फ गिन के 5 जमींदार बचे हुए हैं। और जो 5 एकड़ के ना, सारे के सारे 6,000 रुपए जो ये साल के जो भी देते हैं, 6 महीने के देते हैं, यानी कि महीने के 2,000 रुपए, उसके लिए लाइन में लगते हैं वो लोग। क्यों लगते हैं वो लोग लाइन में? 2,000 रुपया क्या मैटर करता है? जब एक सरकारी, एक कोई ठेकेदार, कोई नौकरी पे आप लेते हो किसी को, उसका सरकारी रेट हरियाणा में 13,000 रुपए का है, मिनिमम वेजेज का 12,000 का शायद। 12,000 रुपए के मिनिमम वेज की जहां पे स्टैंडर्ड हो जिस देश के अंदर, और वहां पे लोग 2-2 हजार रुपए के लिए लाइन में लगते हैं। कौन सी दूसरी दुनिया में बैठ के सोते हैं भाई? एनीवे, थैंक यू, और सॉरी फॉर बीइंग हार्श दिस टाइम, बट ये मतलब बिल्ली को देख के कबूतर की तरह आंखें मीचने की बातें अगर होंगी, तो फिर आपके ग्रुप का भी जो एक पर्पज वो डाइल्यूट हो रहा है सर। इसीलिए आपकी शिक्षा जो आपने दी थी वही बता रहा हूँ। लोगों को बड़ा सोच संभाल के जोड़िए यहाँ पे। ऊपर से हमारे हरियाणा में तो इन्होंने ये भी आदेश जारी कर दिए हैं कि भाई कोई आरएसएस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, और कोई दूसरा ये कर दिया कि अगर कोई परिवार का, कोई सरकारी कर्मचारी का कोई भी परिवार वाला अगर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेता है, तो वो सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी है उसको रोकना। तो यहाँ पे लोगों को इतनी सिक्योरिटी के अंदर आकर के बातें करनी पड़ती हैं हनुमान राम सर की। अगर यहाँ पे अगर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या कोई ऐसा साइंटिस्ट आकर के बोल रहा है, तो यहाँ पे जो ऐसे जासूस आकर के बैठते हैं, ये उठा करके उसकी शिकायत कर देंगे कि देखो जी, ये तो तुम्हारा वहां उस ग्रुप में बातें कर रहा था। हमें बहुत सिक्योर होना पड़ेगा सर इन चीजों के ऊपर, और बिल्कुल उसके ठीक है। कैरियर को मुश्किल हो जाएगी उससे। ठीक है, आप सभी का आने का, सरला जी, फूल कुमार जी, राम प्रसाद जी और रूपचंद जी और नेक सिंह जी बिजी थे, वो निकल गए। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और आज अच्छा डिस्कशन हुआ। और फिर अगले
संडे को कोई विशेष टॉपिक के साथ में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें जी रिकॉर्ड हुई है सारी की सारी, इसलिए मैं आप जी जी तक भेज भी दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। ठीक, थैंक यू।